हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आए। वन दर्दनाक मौत। रात के करीब 9 बजे मुंबई के हाईवे पर एक कार बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा एक शख्स जो कि दिखने में काफी हैंडसम था, उसके सॉफ्ट हैंड स्टीयरिंग व्हील पर थे। उस कार में एक बहुत ही रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा था। वह लड़का उस म्यूजिक को गुनगुनाते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अभी उसके होठों पर बड़ी ही दिलकश स्माइल थे, जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। म्यूजिक गुनगुनाते हुए वो लड़का बोला, आई एम कमिंग मेरी जान, आज मैंने अपनी उस धोखेबाज बीवी को डाइवोर्स दे दिया है और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो कि तुम ये सुनोगी तो बहुत खुश होगी। मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ फोन पर नहीं बल्कि आमने सामने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें ये गुड न्यूज़ दूँ तो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी होगी मैं वो अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लड़का मुस्कुराए जा रहा था और एक बार फिर से वो रोमांटिक म्यूजिक गुनगुनाने लगा। करीब 40 मिनट बाद उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वह लड़का एक नज़र अपार्टमेंट की तरफ देखा और तुरंत अपने कार का ड्रावर ओपन किया। ड्रावर ओपन करने के बाद उसमें से एक पेपर निकाला जो कि उसके डाइवोर्स पेपर थे। उस पेपर को देखकर उस लड़के की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत ही कार का डोर ओपन कर अपने हाथ में डाइवोर्स पेपर को पकड़े बाहर आया। वह लड़का उसी तरह मुस्कुराते हुए कार से बाहर आया और तुरंत लंबे लंबे कदमों के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो लड़का एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ। वह डोर के पास खड़े होकर खुद से बोला, मैं डोर नॉक नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे तो मेरी जान को पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूं। पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। ये कहते हुए वह अपने पैंट की पॉकेट से उस अपार्टमेंट की स्पेयर की निकाला और फिर उससे डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद वह लड़का अंदर गया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं इतना खुश हूं कि मैं बता भी नहीं सकता और सबसे ज्यादा खुश तो तुम होगी जब तुम्हें मेरे इस डाइवोर्स के बारे में पता चलेगा। ये कहते हुए वह अपार्टमेंट का डोर अंदर से लॉक कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। वो रूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ही रूम के डोर के पास पहुंचते ही उससे अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर वो लड़का थोड़ा चौंक गया। फिर वो धीरे से रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही वो लड़का डोर ओपन किया तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त रूम के अंदर बेड पर दो लोग एक दूसरे में खोए हुए पड़े थे। उन दोनों के कपड़े वही चारों तरफ फर्श पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों अभी किस कंडीशन में बेड पर है। वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन दोनों की तेज सांसों और आहों की आवाजें रूम में गूंज रहे थे, जिसे सुनकर उस लड़के को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो चिल्लाते हुए बोला, नताशा, ये सब क्या है? जैसे ही वह लड़की यानी नताशा, जो कि अभी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, नताशा जब इस आवाज को सुनी तो डर गई। वह सामने खड़े लड़के को देखी तो डर के कारण उसके मुंह से निकला, कबीर तुम। वो लड़का यानी कि कबीर रनावत गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाए नताशा को घूर रहा था। तभी नताशा के साथ का लड़का भी सामने खड़े कबीर की तरफ देखा तो उसे देखकर कबीर एक बार फिर से चौंक गया। वह लड़का कोई और नहीं, उसका असिस्टेंट रोहन था। उन दोनों को इस तरह से साथ देखकर कबीर को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से में चिल्लाते हुआ बोला, तुम दोनों एक साथ, वह भी इस कंडीशन में? ये कहते हुए कबीर गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। तभी रोहन हंसते हुए बोला, अब तो तुमने हमें इस कंडीशन में देख लिया है, तो क्या चाहते हो कि पूरी पिक्चर खड़े होकर देखोगे या फिर हमें अकेले छोड़ दोगे? वह क्या है ना, हम बीच में रुककर अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। कबीर ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। उसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कबीर को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वह उन दोनों को ही जान से मार डालेगा। पर तभी रोहन की कही बात सुनकर वह अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कबीर की बात सुन रोहन अजीब सा मुंह बनाकर बोला, यह इंसान ऑफिस में भी मेरी जान खाता है और अब यहां भी ठीक से एंजॉय भी नहीं करने दे रहा। फिर नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा बेबी रुको, अभी मैं इसे हैंडल करके आता हूं, फिर हम दोनों पूरी रात एंजॉय करेंगे। नताशा रोहन की बात सुनी और अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए बोली, ऑफ कोर्स बेबी। इतना कहकर वह रोहन के होठों पर किस कर दी। रोहन भी नताशा को किस किया। फिर उससे दूर होकर बेड पर से उठा। फिर फर्श पर गिरे अपने ट्राउजर को उठाकर पहन लिया। कबीर अब तक रूम से बाहर आकर हाल में गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। तभी रोहन वहां आया और उसकी नजर वही साइड में गिरे एक पेपर पर गई।
रोहन उस पेपर को उठाया और उसे पढ़कर बोला, डाइवोर्स पेपर, नॉट बैड, आखिरकार मेरी बेबी नताशा के लिए अपने बीवी को डाइवोर्स दे ही दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें कबीर रानावत, तुम पर नताशा का जादू चल गया। कबीर गुस्से में आगे बढ़ा और रोहन के गले को कसकर पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ इस तरह से बात करे। रोहन ये देख एकदम से कबीर को दूर धकेला और बोला, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है मेरे प्यारे कबीर सर। अपने इस गुस्से को बचा कर रखो, वह क्या है ना, अभी बहुत काम आने वाला है। अभी तो तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है जब तुम मेरी आगे की बात सुनोगे तो। कबीर उसे लाल आंखों से घूर रहा था। तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोला, तुमको इस तरह से मुझे और नताशा को साथ में देखकर झटका लगाना, पर सच्चाई तो यह है कि नताशा कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो तो स्टार्टिंग से ही मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे कहने के कारण ही उसने तुमको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और देखो कितनी जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड तुमको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ली। कबीर रानावत, रानावत इंडस्ट्री का मालिक, इंडिया का नंबर 1 फेमस बिजनेसमैन, एक लड़की के झूठे प्यार के जाल में इतनी आसानी से फंस गया। ये कहते हुए रोहन तेज तेज हंसने लगा। तब तक नताशा भी वहां आ चुकी थी। उसने इस वक्त रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जो कि उसके थाई तक ही आ रही थी। वह जाकर रोहन से चिपक कर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने जब रोहन की कही बातें सुना तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे साथ गेम खेले। अब तुम देखो मैं कैसे तुम दोनों को बर्बाद करता हूं। आज तुम दोनों मुझसे नहीं बचने वाले। ये कहते हुए कबीर जैसे ही अपना फोन पैंट की पॉकेट से निकाला, उसी समय उसका फोन बजने लगा। फोन रिंग करने से कबीर कॉल कट करने वाला था कि तभी रोहन बोला, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पिक कर लो। रोहन के ऐसा बोलने पर कबीर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाया और उसके पकड़ फोन पर कस गए। वो रोहन की तरफ अपने खा जाने वाले नजरों से देखा तो रोहन आंखों के इशारे से पिक करने के लिए कहा, जिससे कबीर गुस्से में कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक गार्ड की डरी हुई आवाज आई, सर। सर वो मैडम। मैडम का। कबीर उस गार्ड को इस तरह से हकलाती हुई आवाज को सुना तो बोला, व्हाट द हेल, जो बोलना है साफ साफ बोलो। वह गार्ड जल्दी से बोला, सर मैडम का किडनैप हो गया है। कबीर ये सुना तो वह घबरा गया। उसके आंखों के सामने उसकी वाइफ का चेहरा घूम गया और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तभी रोहन कबीर के चेहरे की हालत को देखकर हंसते हुए बोला, ओ लगता है तुम्हारी वाइफ यानी कि मेरी मैडम किडनैप हो चुकी है। वैसे कुछ भी कहो सर, तुम्हारी वाइफ नंदिनी है बड़ी कमाल की। उसकी खूबसूरती बहुत ही कातिलना है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा तब से मैं उसे पाने के लिए बेताब हो गया था और बस उनके साथ रात बिताने के लिए तड़प रहा था। ये सब कहते हुए रोहन बड़े ही गंदे तरीके से अपने होठों पर जीभ फिरा रहा था। कबीर जब ये देखा तो गुस्से में रोहन के गले को एक बार फिर से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक तेज पंच मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ के लिए इस तरह से बोलेगा। तभी नताशा आए और कबीर को दूर धकेलते हुए बोली, दूर रहो कबीर, अभी तुमने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है। आज तुम्हें पता चलेगा कि हमारी कितनी हिम्मत है। रोहन अपने होठों के किनारे से बह रहे ब्लड को साफ करते हुए बोला, अब आज तुझे पता चलेगा कबीर रानावत कि मैं क्या कर सकता हूं और किस वाइफ की बात कर रहा है तू। तूने तो उसे डाइवोर्स दे दिया, शादी के 4 साल बाद भी तू अपनी बीवी को नहीं समझ पाया। तुझे तो शुरू से ही अपनी वाइफ से नफरत थी और देख तेरी वाइफ इन 4 साल के बाद भी उतनी ही यंग है जितने पहले थी, और आज तू वो सीन देखेगा जिससे तू खुद से नफरत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कबीर गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर कई सारे आदमी आ गए और तुरंत कबीर को पकड़ लिए। कबीर ये देखकर चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोहन कहाँ है मेरी वाइफ, बता मुझे रोहन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोंच भी आती तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रोहन हंसते हुए बोला, कितनी बार बताऊं तुम्हें कबीर रानावत, अभी अभी तो तूने उसे डाइवोर्स दिया है तो अब वह तेरी वाइफ नहीं है और अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। मिलना चाहता है तू अपनी वाइफ से तो चला जा, मिलवाता हूं तुझे। ये कहते हुए रोहन अपार्टमेंट से बाहर आ गया और रोहन के सारे आदमी कबीर को भी पकड़कर अपार्टमेंट से बाहर ले गए। कुछ देर में वह सभी शहर से बाहर एक बंद फैक्ट्री में पहुंच गए, जहां पर कबीर की वाइफ नंदिनी को बांधकर एक साइड रखा गया था। वह अभी बेहोश थी। अपनी वाइफ नंदिनी को देखते ही कबीर चिल्लाते हुए बोला, नंदिनी, नंदिनी अपनी आंखें खोलो नंदिनी। देखो मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर नंदिनी अभी बेहोश थी। ये देखकर कबीर खुद को गुंडों से छुड़ाने लगा, लेकिन वह सारे आदमी कबीर को कसकर पकड़े हुए थे।
तभी कबीर के कानों में एक आवाज गई, क्या बात है बिग ब्रदर, ऐसे इतना छटपटा क्यों रहे हो? इस आवाज को सुनते ही कबीर सामने की तरफ देखा तो अंधेरे में से चलता हुआ एक आदमी वहां आ रहा था। कबीर उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का कोई और नहीं कबीर का छोटा भाई विपुल था। विपुल को देखकर कबीर बुरी तरह से चौंक गया। वो अभी विपुल से कुछ बोलता उससे पहले ही रोहन विपुल की तरफ देखकर बोला, वो विपुल क्या बात है, तुमने तो इस नंदिनी को किडनैप करके बहुत अच्छा किया। रोहन की बात सुन कबीर और शॉक्ड हो गया। वो अपनी आंखें बड़ी किए विपुल से बोला, विपुल ये सब तुमने किया है? विपुल कबीर की बात सुनकर बोला, हाँ मेरे बिग ब्रदर में सब मैंने किया है, क्यों आपको पसंद नहीं आया? खैर छोड़िए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रोहन की तरफ देखकर विपुल बोला, रोहन जल्दी से मेरी प्यारी एक्स भाभी को होश में लाओ क्योंकि मुझे इनके हुस्न को चखना है। रोहन ये सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो स्वाद लेना चाहता हूँ। ये कहते ही रोहन कुछ इशारा किया तो उसका आदमी एक बाल्टी पानी लेकर वहां आया और उसे नंदिनी के ऊपर डाल दिया। नंदिनी जो कि बेहोश थी, ऐसे पानी फेंकने पर एकदम से उसकी आंखें खुल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे छोड़ो। जैसे ही वो अपनी आंखें खोली उसकी नजर सबसे पहले कबीर पर गई, जिसे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा था। कबीर को ऐसे देखकर नंदिनी बोली, कबीर तुम ठीक तो हो, और छोड़ो छोड़ो मेरे हस्बैंड को। तुम सब इस तरह से उसे क्यों पकड़ रखे हो? ये कहते हुए खुद के हाथों को भी छुड़ा रही थी, जो कि बंधे हुए थे। तभी वहां रोहन और विपुल आ गए। उन दोनों को देखकर नंदिनी बोली, विपुल रोहन ये तुम क्या कर रहे हो? इनको ऐसे पकड़ कर रखे हुए हो? विपुल और रोहन ये सुनकर हंसते हुए नंदिनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। नंदिनी ये देखकर थोड़ा चौंक गई। तभी विपुल एकदम से नंदिनी के बिल्कुल पास पहुंचा और बोला, ऐसे कैसे मेरी नंदिनी भाभी, तुम्हारे पति को मैं बचा दूंगा, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारा पति यहां से सही सलामत वापस चला जाएगा। विपुल की बात सुन नंदिनी समझ गई कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं, विपुल और रोहन का ही है। वो गुस्से में बोली, मुझे पता नहीं था रोहन कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। विपुल तो खैर इनके सगे भाई नहीं है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी उस इंसान के साथ जिस इंसान ने तुम्हें अपने यहाँ जॉब दिया, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा। आज तुम उसी इंसान की पीठ पर छुरा घोंप रहे हो। छी, तुम जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात पर रोहन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मैं मर जाऊंगा, पर बदले में तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस हुस्न के साथ थोड़ा खेल लिया जाए। ये कहते हुए रोहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर नंदिनी को यहाँ वहां टच करने लगा, जिससे नंदिनी बोली, रोहन दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी विपुल भी नंदिनी के बिल्कुल करीब झुक गया और पीछे से उसे पकड़ लिया। नंदिनी खुद को उन दोनों से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। कबीर यह सब कुछ देखकर चिल्लाते हुए बोला, विपुल रोहन छोड़ दो मेरी वाइफ को, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। रोहन ये देखकर हंसते हुए बोला, पहले खुद को तो बचा लो कबीर रानावत, उसके बाद तुम यहाँ अपनी वाइफ को बचाना। अब तुम वह देखोगे कबीर रानावत, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें जलने लगेंगी और खुद ब खुद तुम मरने पर मजबूर हो जाओगे। ये बोल रोहन अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। तभी कबीर को एकदम से एक साइड कॉर्नर में रखे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। वह बॉक्स ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ था, जिसमें से बाहर का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। कबीर चिल्लाते हुए बोला, विपुल रोहन दूर हो जाओ मेरी वाइफ से। ये कहते हुए वह उस ग्लास पर अपने हाथ मारने लगा, लेकिन वह ग्लास इतना मजबूत था कि कबीर के हाथ मारने से टूट नहीं रहा था। वही रोहन एकदम से नंदिनी को फर्श पर लिटा दिया। नंदिनी चिल्लाते हुए बोली, रोहन दूर हटो मुझसे। तभी विपुल भी नंदिनी के करीब आ गया और वो दोनों नंदिनी को देख हंसते हुए बोले, अब दूर रहने के लिए थोड़ी आया हूं नंदिनी भाभी, आज तो तुम्हारे इस खूबसूरत हुस्न का स्वाद लेना है हम दोनों को। ये कहते हुए वो दोनों तेज तेज हंसने लगे। नताशा वहां एक साइड खड़ी थी, वो सब कुछ देख हंस रही थी। वह हंसते हुए बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें नंदिनी, मुझसे बोलती थी कि मैं सिर्फ अपने पति के बिस्तर पर सोती हूँ और कहीं नहीं, आज देखो तुम अपने पति के सामने इतने लोगों की भूख को मिटाओगी। ये कहते हुए वह साइड खड़े सारे गार्ड्स की तरफ इशारा की। ये देखकर नंदिनी की हालत और खराब हो गई डर के कारण और बुरी तरह कांपने लगी। तभी रोहन हंसते हुए बोला, डोंट वरी नंदिनी भाभी, पहले मैं और विपुल अपनी भूख मिटाएंगे, उसके बाद ये सब। नंदिनी चीखते हुए बोली, रोहन तुम दूर रहो मुझसे, मैंने कहा अगर मेरे करीब आए तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी।
रोहन पागलों की तरह हंसने लगा और एकदम से अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। फिर वह तुरंत नंदिनी के सूट के दुपट्टे को पकड़कर खींच लिया। फिर तुरंत उसके सूट की बाजू को पकड़कर एक झटके में खींचा। एक चर्रा की आवाज के साथ नंदिनी के सूट के दोनों बाजू फट गए। नंदिनी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीर यह सब देख अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि आज उसकी वाइफ की जो भी कंडीशन है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वह खुद है। काश वो इस धोखेबाज नताशा के प्यार के जाल में नहीं फंसता तो आज वह अपनी वाइफ के साथ कितना खुश होता। उसने अपनी वाइफ के सच्चे प्यार को भूलकर इस नताशा के झूठे प्यार को सच मान लिया। कबीर ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसके कानों में नंदिनी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन कबीर इतना मजबूर था कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उस ग्लास बॉक्स पर पंच मारे जा रहा था, लेकिन वह गिलास टूट नहीं रहा था। आज कबीर खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि वह जीना भी नहीं चाह रहा था। नंदिनी, जिसके कपड़े काफी हद तक फट चुके थे, उसके गले कंधे पर रोहन और विपुल के नोचने के निशान बने हुए थे। अचानक ही विपुल और रोहन दोनों अपने बाकी के कपड़े निकालने के लिए नंदिनी से दूर हुए। ये देख नंदिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन और विपुल से तुरंत दूर हो गई। ये देखकर रोहन और विपुल दोनों हंसते हुए बोले, अरे मेरी नंदिनी भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आप अभी से हमसे दूर भाग रही है। तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ से बच जाओगी? हम लोगों से नहीं, तुम अब यहाँ से नहीं बच सकती। तुम्हें आज हम लोगों को खुश करना ही होगा। वही नंदिनी पीछे की तरफ जाते हुए कुछ ढूंढने लगी। अचानक ही उसकी नज़र फर्श पर गिरे एक चाकू पर गए। वह एकदम से आगे बढ़ाकर उस चाकू को उठा ली और अपने गले पर रखते हुए बोली, अगर तुम लोग मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझे तुम दोनों। ये देखकर रोहन और विपुल दोनों और तेज तेज से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अरे ये क्या कर रही हो नंदिनी भाभी? इसे तो तुम किचन में यूज करना, अभी इसे यहाँ छोड़ दो। अभी इसका कोई काम नहीं है। इस वक्त तो तुम्हें हमें खुश करना है। अपनी बात बोल वो दोनों नंदिनी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तभी नंदिनी बोली, नहीं, अब मैं तुम लोगों की दरिंदगी नहीं सह सकती। ये कहते हुए वो एक बार कबीर की तरफ देखी, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए नामे अपने गर्दन को हिला रहा था। नंदिनी कबीर को देख रोते हुए बोली, आपके बिना कोई नहीं छू सकता मुझे। अगर कोई मेरे जिस्म को हाथ लगाएगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कह नंदिनी एकदम से चाकू को अपने पेट में मार ली और उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंज उठे। नंदिनी के ऐसा करते ही कबीर तेज से चिल्लाया, नंदिनी, मेरी नंदिनी, ये तुमने क्या किया? नंदिनी फर्श पर गिर गई। उसकी नजरें कबीर की तरफ ही थी और अभी उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। ये देख कबीर फूट फूट कर रोने लगा। वो और भी तेज तेज उस ग्लास बॉक्स पर मारने लगा। विपुल और रोहन दोनों ही हैरानी से नंदिनी को देख रहे थे, जो कि अब फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, यार ऐसे कैसे ये मर सकती है? अभी तो इसने हमें मजा भी नहीं दिया और उससे पहले ही ये मर गई। सारा मजा किरकिरा कर दिया। रोहन भी बोला, यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम। अगर मरना ही था तो मजा देकर जाती। कुछ देर बाद मरती तो क्या बिगड़ जाता? कबीर उन दोनों की बातें सुना तो गुस्से से चीखते हुए बोला, विपुल, रोहन, तुम दोनों एक बार मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ असली मजा क्या होता है। कबीर की बात सुन वो दोनों उसे गुस्से से घूर कर देखें। तभी नताशा वहां आई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, छोड़ो ना बेबी, शायद इसमें वो बात ही नहीं जो वो तुम दोनों को खुश कर सके। तभी कबीर नताशा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, कैसी औरत हो तुम? तुम तो एक औरत के नाम पर कलंक हो, जो अपनी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत के साथ गलत होते हुए देख रही थी और उसके मजे ले रही थी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नताशा कबीर की बात सुनकर बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किस तरह की औरत हूं? तुम खुद को देखो, किस तरह के आदमी हो, जिसकी बीवी उसे इतना प्यार करती थी कि उसी प्यार के कारण आज अपनी जान तक दे दी। अरे जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? तुम जैसे इंसान को क्या लगा कि मैं तुम्हारे हैंडसम रूप को देखकर तुम्हारे पास आई थी? अरे बेवकूफ इंसान, मुझे सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए थे और अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रही, वो तो पहले से ही हमारी हो गई है। तुम्हें पता है कैसे? ये कहते हुए वह एक पेपर दिखाती है। कबीर जैसे ही उस पेपर को देखा तो चौंक गया। नताशा हंसते हुए बोली, तुमने आज ही इस पेपर पर साइन किया था?
शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे। तुम्हें याद है मैंने आज तुमसे एक फाइल पर साइन करवाया था। उसी फाइल के बीच ही यह पेपर भी था और तुम तो मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि अपनी आंखें बंद करके ही उस पर साइन कर दिए। अब से कबीर रानावत इंडस्ट्री मेरी और मेरे रोहन और विपुल की है। ये कहते हुए नताशा रोहन से जाकर चिपक गई। कबीर गुस्से में बौखलाया हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इन सब का बदला मैं जरूर लूंगा। नताशा रोहन की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ये नंदिनी तो मर गई हैं, पर हम इस कबीर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। रोहन ये सुना तो हंसते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। ये कहते हुए रोहन विपुल की तरफ देखा तो विपुल रोहन से बोला, जल्दी से यहाँ का सब कुछ नामोनिशान मिटा दो। फिर विपुल सिगरेट का कश लेते हुए वहां से बाहर चला गया। तभी रोहन अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके आदमी पूरे जगह पर पेट्रोल गिरा दिए। फिर एक बटन दबाया गया जिससे वहां पर एक तेज धुआं चारों तरफ फैल गए। वह सभी उस फैक्ट्री से बाहर आ गए। रोहन जाते हुए बोला, कबीर रानावत, मुझे पता है ऐसी कंडीशन में तुम जीना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि अब जब तुम्हारी बीवी मर ही गई है तो तुम्हें भी उसके पास चले जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं, मैं तुम्हें इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर रहा हूं। ये कहते हुए वह अपने हाथ में पड़े लाइटर को गोल गोल घुमाया और बोला, बस ये लाइटर जलाऊंगा और कुछ ही देर में तुम अपनी प्यारी वाइफ के पास पहुंच जाओगे। ये कहते हुए वो पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगा। फिर उस फैक्ट्री से बाहर चला गया। कबीर लाल आंखों के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। कबीर ने एक नज़र अपनी वाइफ की तरफ देखा। वो इतना बेबस था कि उसके पास भी नहीं जा सकता था। एक आखिरी बार उसे अपनी बाहों में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि कबीर अभी भी उसी बॉक्स में बंद था। वह उस बॉक्स को लगातार पीटे जा रहा था। वही नंदिनी बेजान सी फर्श पर पड़ी थी। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली हुई थी, जो बस कबीर की तरफ देखे जा रही थी। वही कबीर बस उसे देख रहा था और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर दो। पर अब तक धीरे धीरे धुआं चारों तरफ फैल गया। चिट्टू रीबर्थ एंड आई एम कमिंग वाइफी। वही कबीर बस उसे देख रहा था और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर दो। पर अब तक धीरे धीरे धुआं चारों तरफ फैल गया। अब कबीर को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वहां पर एक आदमी की परछाई दिखाई दिया। कबीर अपनी आंखों को रब करते हुए सामने की तरफ देखने लगा। सामने उसे एक मास्क मैन दिखाई दिया। वो मास्क मैन कबीर की तरफ बढ़ रहा था कि एकदम से वहां पर एक तेज ब्लास्ट हुआ। विपुल और रोहन बाहर खड़े जल रहे फैक्ट्री की तरफ देखते हुए होठों पर खतरनाक स्माइल के साथ बोले, स्वाहा। अचानक ही कबीर की आंखें खुली तो उसकी गहरी निगाहें ऊपर सीलिंग की तरफ एकटक देखने लगे। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कुछ सेकंड बाद ही कबीर के मन में आया कि क्या वो मर गया है या फिर अभी वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई थी। फिर अचानक से वो कैसे जिंदा हो सकता है? कहीं वो सब कुछ जो उसने देखा वो एक सपना तो नहीं था, या फिर अभी ये सब कुछ जो है वो एक सपना है? कबीर के माइंड में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो खुद को अपने रूम में पाकर एक बार फिर से वो चौंक गया। कुछ सोचते हुए वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और वहीं बेड के साइड में रखे टेबल पर से अपना फोन उठा लिया। वो फोन उठाकर चेक किया तो एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से फैल गए। वो फोन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? क्या उसका रीबर्थ हुआ है? क्या भगवान ने उसे एक और मौका दिया है कि उसने पिछली बार जो भी गलतियां की है उसे वो सुधार सके? अभी कबीर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था कि उसी समय रूम के डोर पर नॉक की आवाज आई। डोर नॉक की आवाज सुनकर कबीर तुरंत एक नजर डोर की तरफ देखा। तभी रूम के बाहर से एक औरत की आवाज आई, कबीर बेटा क्या तुम उठ गए? इस आवाज को सुनते ही कबीर के कान खड़े हो गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और वो धीरे से बड़बड़ाया, ओ तो ये मेरी डियर स्टेप मदर की आवाज है। वो कुछ सोच हल्का मुस्कुराया और कुछ सेकंड बाद कबीर बेड पर से उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। वह डोर ओपन किया तो सामने एक मिडिल एज की औरत जिसकी उम्र करीब 50-55 साल की होगी। उसने सिल्क की काफी सुंदर साड़ी पहन रखी थी। बालों के हेयर स्टाइल बना रखे थे। उनके ड्रेसिंग सेंस और चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर उस औरत की उम्र का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता था। ये औरत कबीर की सौतेली मां मेनका जी हैं। जैसा नाम है वैसे ही इनका काम भी है। ये लोगों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाती हैं, जो कि आज तक उनके इशारों पर ही चलते हैं। कबीर अपनी सौतेली मां मेनका जी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देख रहा था।
तभी मेनका जी कबीर के चेहरे पर अपने एक हाथ को रखी और बड़े ही प्यार से बोली, कबीर बेटा तुम उठ गए। मुझे लगा कहीं तुम अभी तक सो तो नहीं रहे हो, पर ये क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। कबीर कंफ्यूज भरी नजरों से मेनका जी की तरफ देखा तो मेनका जी थोड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या आज तुम्हारी शादी है और शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। कबीर जैसे ही मेनका जी की बात सुना तो एकदम से उसके आंखों के सामने नंदिनी का खूबसूरत चेहरा आ गया, जिसे याद कर कबीर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। पर तुरंत ही कुछ सोच उसके होठों से स्माइल गायब भी हो गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मेनका जी की नज़र कबीर के स्माइल पर नहीं गए। वही कबीर को याद आया कि कैसे वो पिछले जन्म में शादी वाले दिन गुस्से से बौखलाया हुआ था। यहाँ तक कि उसने तो अपने एंगेजमेंट वाले दिन ही नंदिनी से सब कुछ क्लियर कर दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन फिर भी नंदिनी इस शादी से इनकार नहीं की। इस कारण कबीर नंदिनी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसे तब यही लग रहा था कि नंदिनी पैसों के कारण ही उससे शादी की है, इसलिए शादी वाले दिन उसने नंदिनी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। यहाँ तक कि वो शादी के किसी भी फंक्शन को ढंग से अटेंड भी नहीं किया था। ये सब कुछ याद करके कबीर का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। जैसे ही मेनका जी कबीर के चेहरे की तरफ देखी और उसके सख्त एक्सप्रेशन को देखकर वो बोली, ओ कबीर बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ मुझे पता है कि तुम उस नंदिनी से शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ अपने दादाजी की जिद के कारण मजबूरी में शादी को कर रहे हो। तुम तो किसी और को प्यार करते हो ना, और सोचो जरा अगर तुम आज नंदिनी से शादी कर लिए तो बेचारी उस नताशा का क्या होगा, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। तुम्हारे कारण उसने आज तक शादी भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही कर रही है। यहाँ तक कि जब से उसे ये पता चला है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तब से तो उस बेचारी का रो रोकर उसका बुरा हाल हो गया है। कबीर जैसे ही मेनका जी की कही बातें सुना तो उसे याद आने लगा कैसे पिछले जन्म में भी मेनका जी इसी तरह शादी वाले दिन कबीर को नंदिनी के खिलाफ भड़काई थी, जिस कारण कबीर के अंदर नंदिनी के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ गया था। कबीर को चुप देखकर मेनका जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही सोची कि कबीर के मन में नंदिनी के लिए नफरत के भाव भर गए हैं। मेनका जी कबीर के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, वाह क्या बात है, आग तो पहले से ही लगा हुआ था, मैंने उसे और भी ज्यादा भड़का दिया है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे वो नंदिनी की बच्ची इस घर में ज्यादा दिनों तक टिकेगी। मुझे पूरा यकीन है कबीर जल्द ही उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। वही कबीर जो कि चुपचाप खड़ा था, अचानक ही उसे याद आया कि वो इस जन्म में भी नताशा के प्यार में पागल था और अपने एंगेजमेंट वाले दिन उसने नंदिनी से ये भी कह दिया है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो नताशा से प्यार करता है, तो वो इस शादी से इनकार कर दे। ये सब कुछ याद कबीर को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। कबीर एकदम से मेनका जी से बिना कुछ बोले रूम के अंदर बेड की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मेनका जी बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम तैयार नहीं होगे क्या? तभी कबीर की हरकतों को देख मेनका जी बिल्कुल शॉक्ड हो गई। कबीर अपने कपबोर्ड के पास गया और वहां से शादी की शेरवानी निकालकर उसे बेड पर रख दिया और टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ये सब कुछ देखकर मेनका जी की आंखें हैरानी से फैल गए। वो अपने मन में बड़बड़ाई, ये लड़का क्या कर रहा है? क्या ये लड़का अब नंदिनी से शादी करने के लिए रेडी है? पर ये अपने दादाजी के पास जाकर इस शादी के लिए मना भी नहीं रह सकता। पर हाँ, शादी के बाद भी मैं इसे उस नंदिनी के खिलाफ इतना भड़काऊंगी कि कबीर बेटा उस दो कौड़ी की लड़की नंदिनी को इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा, उसे डाइवोर्स देकर यहाँ से निकाल देगा। ये कहते हुए मेनका जी वहां से चली गई। वही कबीर वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा था। वो अपनी आंखें बंद किया तो एक बार फिर से उसके आंखों के सामने वो दर्दनाक सीन आ गया कि कैसे उसकी और नंदिनी की भयानक मौत हुई थी। ये सब याद कर एकदम से कबीर की आंखें खुल गई। इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल हो गए थी, जैसे मानो उसके आंखों में खून उतर आया हो। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जिस कारण उसके हाथों की हरी नसें हो उभर आई थी। वह गुस्से में बौखलाया हुआ था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नंदिनी का मासूम खूबसूरत चेहरा आया, जिसे देखकर कबीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वो उसी स्माइल के साथ बोला, आई एम कमिंग वाइफी। चथरी शिद्दत वाली मोहब्बत। सब याद कर एकदम से कबीर की आंखें खुल गई। इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल हो गए थी, जैसे मानो उसके आंखों में खून उतर आया हो। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जिस कारण उसके हाथों की हरी नसें हो उभर आई थी। वह गुस्से में बौखलाया हुआ था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नंदिनी का मासूम खूबसूरत चेहरा आया।
जिसे देखकर कबीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वो उसी स्माइल के साथ बोला, आई एम कमिंग वाइफी। कुछ देर में कबीर वॉशरूम से बाहर आया। अभी उसके होठों पर हल्के सी स्माइल थे और आंखों में एक अलग ही चमक। रूम में आते ही उसकी नज़र बेड पर रखे शेरवानी पर गए, जिसे उसने खुद ही रखा था। वो शेरवानी को देखा तो उसे याद आने लगा कि इस शेरवानी को भी नंदिनी ने ही अपनी पसंद से उसके लिए खरीद कर भेजा था। तब उस वक्त कबीर ने गुस्से में शेरवानी को वार्डरोब के कोने में फेंक दिया था, ये कहते हुए कि वो कभी भी उस लड़की के पसंद किए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगी। उसे पिछले जन्म का भी याद आने लगा कि पिछले जन्म में नंदिनी ने बड़े शौक से उसे शेरवानी दिया था, तो कबीर ने उसे शेरवानी को फेंक दिया था और शादी वाले दिन वो सिंपल सा सस्ते से शेरवानी पहनकर गया था, ताकि उससे नंदिनी की इमेज पर बुरा असर पड़े तो लोग उसका मजाक बनाएं। और ऐसा हुआ भी था, लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि लगता है ये लड़का इस लड़की को पसंद नहीं करता, या फिर इस लड़के के पास पैसे नहीं है। आखिर क्या मजबूरी है नंदिनी की जो इस जैसे फटीचर लड़के से शादी कर रही है? जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी उसके घर वाले इस तरह के लड़के से शादी कर रहे हैं। ऐसे कई तरह तरह की बातें हुई थी, जिससे नंदिनी को बहुत हर्ट हुआ था, पर वो बेचारी बिना कुछ बोले चुपचाप सब कुछ सहती रही। ये सब याद आते ही कबीर की आंखें एक बार फिर से सर्द हो गई। उसे याद आने लगा कि उसने पिछले जन्म में कितने बुरे बुरे काम किए थे, जिस बात का उसे एहसास तक नहीं था। उसने अपनी वाइफ को इतना हर्ट किया था कि जितना कोई अपने दुश्मन को भी नहीं करता। ये सोचकर कबीर खुद से बोला, बहुत कर दिया मैंने गलतियां, बहुत रुला दिया तुम्हारे दिल को मैंने, पर अब नहीं, अब तुम अपने रियल कबीर से मिलोगी, जो तुम्हारा रियल वाला हस्बैंड होगा। अभी तक तुमने मेरे गुस्से को देखा है नंदिनी, पर अब तुम मेरे शिद्दत वाली मोहब्बत को देखोगी, एंड आई एम श्योर कि तुम मेरी मोहब्बत को पाकर खुद को खुशनसीब भी समझोगे। पर उससे ज्यादा खुश नसीब मैं होऊंगा, जो तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में पाऊंगा। ये कहते हुए कबीर बेड पर रखे शेरवानी के पास गया और उस पर अपने हाथ फिराया। वो इस तरह से शेरवानी पर हाथ फिरा रहा था, जैसे मानो वो शेरवानी को नहीं, वो नंदिनी को छू रहा है। कुछ सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वो उसी स्माइल के साथ एकदम से शेरवानी को उठाया और उसे पहन लिया। थोड़ी देर में वो रेडी होकर अपने बालों को अच्छे से सेट किया और गले में मैरून कलर का दुपट्टा ले लिया। क्रीम कलर की हैवी शेरवानी पर मैरून कलर का दुपट्टा पहने कबीर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह मिरर में खुद को देखते हुए मुस्कुराया और बोला, वाइफी आज तुम मुझे देखकर एक बार फिर से मुझसे मोहब्बत न कर बैठी तो मेरा नाम कबीर रानावत नहीं। ये कहते हुए वो अपने होठों पर चार्मिंग स्माइल लिए रूम से बाहर आया। पर जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक लड़की की आवाज सुन उसके कदम रुक गए और कुछ ही पल में उसके चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। पीछे से एक लड़की की बड़ी ही प्यारी सी आवाज आए, बेबी तुम सच में शादी को कर रहे हो? इस आवाज को सुनते ही कबीर की आंखों में गुस्सा उतर आया, पर उसने गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया और चुपचाप खड़ा रहा। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कौन है। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, नताशा है। नताशा चलकर कबीर के बिल्कुल पास आई और एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेबी क्या अब तुम हमारे प्यार को भूल गए हो? क्या तुम्हें वो नंदिनी पसंद आ गई है, जिस कारण तुम उससे शादी कर रहे हो? बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, प्लीज ये शादी मत करो। नताशा ये सब बोलते हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। कबीर जितना नताशा की बातें सुन रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसने खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया और एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ नताशा की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी नताशा बेबी, बट मैं इस शादी से मना नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, दादाजी को इस बात से बहुत बुरा लगेगा और कहीं वो हट हो गए या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे लिए दादाजी कितने इंपॉर्टेंट है। बट हाँ नताशा, यू डोंट वरी। ये सुनते ही नताशा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जहां अभी उसकी आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू थे, अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थे। वो अपने होठों पर स्माइल लिए कबीर की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची बेबी तुम मुझसे प्यार करोगे ना, मुझे भूलोगे तो नहीं ना? कबीर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, यस ऑफ कोर्स बेबी, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम कोई भूलने वाली चीज हो क्या? तुम तो वो हो जिसे जहन में हर वक्त बसा कर रखना है मुझे। मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। इस वक्त कबीर के बातों में एक अलग ही सरकास्टिक था, बट नताशा उसकी बातों को समझ नहीं पाए और वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी।
नताशा एकदम से कबीर के गले लगकर बोली, ओ बेबी थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच बेबी। जैसे ही नताशा कबीर के गले लगी, कबीर ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बना लिया। उसकी आंखें सर्द हो गए। उसे नताशा का अपने करीब आना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब नताशा से एक घिन सा महसूस हो रहा था। वही नताशा तो बहुत खुश थी, वो एकदम से कबीर के गालों पर किस करने वाली थी कि उससे पहले ही कबीर एकदम से नताशा को खुद से दूर कर दिया। कबीर के अचानक ऐसे दूर करने से नताशा हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए कबीर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कबीर नताशा की बात सुन उसकी तरफ देखकर होठों पर एक स्माइल लिए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, वो एक्चुअली शेरवानी में कुछ चुभ रहा था तो इसलिए तुम्हें दूर कर दिया कि कहीं तुम्हें ना चुभ जाए। कबीर के कहते ही नताशा की नज़र उसके पहने शेरवानी पर गई। नताशा उस शेरवानी को देखकर पहचान गई कि ये तो वही शेरवानी है जो नंदिनी ने दिया है। वो तुरंत बोली, बेबी ये तो उस 2 कौड़ी की लड़की नंदिनी के दिए शेरवानी है ना? कबीर ये सुना तो बोला, हाँ उसी ने मुझे दिया था। नताशा तुरंत बोली, कबीर बेबी तुम जल्दी से इस शेरवानी को निकाल दो। तुम इसे नहीं पहनोगे क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सिंपल सा ड्रेस खरीद रखा है, तुम चलकर उसे पहन लो या फिर तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ड्रेस है, तुम उनमें से कुछ पहन लो, पर तुम उस लड़की के ड्रेस को मत पहनो। चलो बेबी चलो तुम अभी ड्रेस निकाल दो। कबीर ये सुना तो बोला, हम नताशा बेबी ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं और ऐसे में ड्रेस चेंज करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया। आई थिंक मुझे यही पहन के चलना चाहिए और वैसे भी ये सिर्फ एक ड्रेस ही तो है। इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो जस्ट चिल। चाहे वो नंदिनी मुझे कितना भी अपने पसंद का ड्रेस पहना दे, पर मुझ पर तो तुम्हारा ही हक होगा ना, मेरे जहन में तो तुम ही बसी रहोगी ना। कबीर की बातें सुन नताशा खुश हो गई और वो तुरंत कबीर के हाथों को पकड़कर बोली, ऑफ कोर्स बेबी, ये कोई पूछने वाली बात है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहोगे और मुझे कभी भूलोगे नहीं। कबीर मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने मन में बोला, हाँ ऑफ कोर्स प्यार ही तो करूंगा, पर तुमसे नहीं, अपनी वाइफ से, वह भी ऐसा प्यार जो दुनिया देखता रह जाएगा। और रही बात तुम्हें भूलने की, तो वो भला कैसे हो सकता है? अगर भूल गया तो तुम्हें तुम्हारा किया सूद समेत कैसे लौटाऊंगा। ये कहते हुए कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए। चफोर नजरों से मिली नजर और दिल की धड़कन बढ़ गई। थोड़ी देर में कबीर नताशा के साथ सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर कर आया, जहां पर सभी उसका ही वेट कर रहे थे। मेनका जी कबीर और नताशा को साथ में देखकर मुस्कुरा उठी। उन्हें तो अब पूरा यकीन हो गया था कि नताशा का जादू कबीर पर पूरी तरह से चढ़ चुका है और अब वो नंदिनी चाहकर भी कबीर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कबीर और उसकी प्रॉपर्टी दोनों ही उनकी मुट्ठी में रहेंगे। ये सोचकर मेनका जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी वहां पास में खड़ी एक लड़की भागते हुए आए और कबीर को पकड़ते हुए बोली, भाई आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे मेरे भाई को। ये कहते हुए वो लड़की अपने आंखों के कोने से काजल निकालकर कबीर के कान के पीछे लगा दिया। कबीर बस उस लड़की को देख रहा था। तभी वो लड़की आगे बोली, आपको पता है भाई, ये शेरवानी आप पर बहुत खिल रहा है। मानना पड़ेगा भाभी की पसंद बहुत ही यूनिक और ऑसम है। आप देखिएगा आज शादी में सबकी नजरें सिर्फ आप पर ही रहेंगे। ये कहते हुए वो लड़की वही पास में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखी, जो कि कोई और नहीं कबीर के दादाजी यशवंत रानावत थे। वो लड़की अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सही कहा ना दादाजी? यशवंत रानावत अपने पोते कबीर की तरफ देखे और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा है। वहीं कबीर अपनी बहन की तरफ देखते हुए और बोला, गुड़िया अब तू बोल रही है तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ सच में मैं हैंडसम लग रहा होऊंगा। ये कहते हुए कबीर मुस्कुरा उठा। तभी वो लड़की अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, यू नो वेरी भाई, छवि कभी गलत नहीं होती। आपको तो पता है ना, छवि इज द बेस्ट और उसकी पसंद भी सबसे बेस्ट होती है। ये कहते हुए छवि की नज़र वही साइड में खड़े रोहन पर गई। रोहन तुरंत आगे बढ़ा और कबीर की तरफ देखते हुए बोला, बॉस अब हमें चलना चाहिए। कबीर जैसे ही रोहन को देखा तो उसे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। उसे याद आया कि कैसे पिछले जन्म में रोहन ने अपनी सारी प्लानिंग बताई थी। वो नताशा के साथ मिलकर कैसे उसे बेवकूफ़ बनाए थे, यहाँ तक कि उसने तो उसकी वाइफ के साथ भी बुरा करने की कोशिश की थी। ये सब कुछ याद करके कबीर के माथे की नसें उभर आई। तभी विपुल वहां आया और बोला, अरे मेरे बिना आप सब कैसे जा रहे हैं? मुझे भी तो चलना है ना, और मेरे प्यारे बड़े भैया की शादी है तो भला उसका छोटा भाई पीछे कैसे रहेगा?
कबीर विपुल की बात सुना तो एक तीखी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। तभी विपुल अपने भाई के पास आया और बोला, भाई सच में आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। कबीर ये सुनकर घमंड भरी स्माइल के साथ बोला, मैं तो हमेशा से हैंडसम लगता हूँ, इसमें कोई नई बात है क्या? कबीर की बात सुनकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया, पर तुरंत ही एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह आवाज कबीर के डैड मिस्टर अमरेंद्र रानावत का था। वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, पहले चलो, बातें बहुत हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब हमें निकलना होगा, वैसे भी सब लोग हमारा वहां वेट कर रहे हैं। अमरेंद्र जी की बात सुनकर उनकी वाइफ मेनका जी घमंड के साथ बोली, हाँ तो क्या हो गया, अगर थोड़ा हम लेट कर देंगे तो? आखिर हम लोग लड़के वाले हैं और वो लोग लड़की वाले, वह भी इतने बड़े खानदान के हैं हम, जिनसे मिलने के लिए लोग महीनों पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी हमारे घर में आ रही है, और अगर हम थोड़ा लेट भी करके जाते हैं तो उन्हें मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उन पर एक एहसान कर रहे हैं, उनके घर की बोझ को अपने यहाँ लाकर। अमरेंद्र जी जब मेनका जी की बात सुने तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, पर हमेशा की तरह वो कुछ बोल नहीं पाए। तभी यशवंत रानावत कबीर के दादाजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मेनका अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, वो इस घर की बहू है, ना कि कोई नौकरानी। जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, तुम जिस तरह से मुझसे बातें कर रही हो, और अब उसकी फैमिली भी हमारी फैमिली की तरह ही है, तो उन्हें समान नजरों से देखो। मेनका जी ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई, पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि यशवंत रानावत के सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए वो चुप रह गई। वही कबीर भी जलती हुई निगाहों से मेनका जी को देख रहा था। कुछ देर में सभी लोग मैंशन से बाहर आए और वहां से सबसे पहले कबीर अपनी कार में जाकर बैठ गया, जिसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कराया गया था। वो अपनी लग्जरी कार में जाकर बैठा। जैसे ही वो कार का डोर बंद करने वाला था कि तभी नताशा डोर को पकड़ ली और उसके पास आकर बैठ गई। ये देख कबीर का गुस्सा बढ़ गया। वो एक गहरी सांस लिया और नताशा की तरफ देखते हुए बोला, नताशा, आई थिंक तुम्हें रोहन और विपुल के कार में आना चाहिए। तभी रोहन सामने फ्रंट सीट पर बैठे हुए बोला, बॉस मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। ये देखकर कबीर बोला, नो रोहन, मैं चाहता हूँ कि मैं कार में अकेले जाऊँ। पर तभी वहां पर कार के पास आकर छवि बोली, भाई क्या आप मुझे भी अपने साथ में ले चलोगे? कबीर अपनी बहन की तरफ देखा तो उसकी होठों पर एक गहरी स्माइल आ गए। वो उसी स्माइल साथ बोला, गुड़िया तुम्हें किसने रोका है, आओ आओ तुम बैठ जाओ। ये देख नताशा बोली, बेबी यह क्या बात हुई, तुम अपनी बहन को ले जा सकते हो, मुझे क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नताशा इस तरह से जिद करने लगी। कबीर का मन तो कर रहा था कि वो अभी नताशा को कार में से धक्का देकर बाहर निकाल दे, पर वो अपने इतने खास मौके को किसी तरह से खराब नहीं करना चाहता था। वो कुछ सोचते हुए कार का डोर ओपन किया और बाहर आ गया। नताशा कबीर से कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर अपनी बहन छवि को कार में बैठने का इशारा किया। छवि जल्दी से कार में जाकर बैठ गई और फिर कबीर छवि के बैठने के बाद उसके बगल में आकर बैठ गया। कबीर को ऐसा करते देख नताशा बोली, बेबी तुम वहां क्यों बैठ गए? नताशा की बात सुन कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही छवि बोली, ये क्या तरीका है नताशा दी, आप हर वक्त भाई को बेबी बेबी क्यों कहती हैं? वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वह बड़े हैं, और हाँ अब उनकी शादी होने वाली है, तो प्लीज उन पर से अपनी नजरें हटा दीजिए, यही आपके लिए बेटर होगा। कबीर अपनी बहन की बातें सुन मन ही मन मुस्करा उठा। उसकी बहन हमेशा उसे इसी तरह प्रोटेक्ट करती थी। पिछले जन्म में भी उसने कई बार अपने भाई को ये बताने की कोशिश की थी कि भाई नताशा अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन कबीर के आंखों पर तो नताशा के झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी। वो उस पर ही बरस पड़ता था, यहाँ तक कि उसने तो उसे कई बार नताशा के भड़काने पर मारा भी था। ये सब कुछ याद कर कबीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। वो अपनी बहन की तरफ प्यार से देखने लगा। ये देख छवि बोली, क्या हुआ भाई, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? कबीर मुस्कुराया और उसके गाल को छूते हुए बोला, नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, लगता है उसकी भी शादी करानी होगी। कबीर की बात पर छवि मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप भी ना। ये कहते हुए उसकी नजरें सामने बैठे रोहन पर चली गई। जैसे ही कबीर ने ये नोटिस किया उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। उसे याद आने लगा कि पिछले जन्म में छवि किस तरह से रोहन से बेपनाह प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं कबीर भी चाहता था कि दोनों की शादी हो जाए। पर इस जन्म में कबीर को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए उसने सोच रखा था कि वो इस बार अपनी बहन को इस तरह से बेवकूफ नहीं बनने देगा। कुछ ही देर में कबीर की कार एक बड़े से लॉन के सामने आकर रुका।
ये उनकी शादी के लिए बुक कराया गया था। नंदिनी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इस कारण शादी का सारा खर्चा कबीर के दादाजी ही उठा रहे थे। वहीं लॉन के अंदर एक रूम में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में मिरर के सामने बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, लंबी पलके के पतले होंठ और नुकीले नाक, उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसका हर एक फीचर्स भगवान ने जैसे मानो कुछ अलग तरीके से ही बना कर भेजा था। उसके पतले होठों के नीचे ब्लैक कलर का मोल था जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसके आसपास खड़ी लड़कियां उसे देखकर उसकी तारीफ किया जा रही थी और उससे यही बोल रही थी, नंदिनी तू तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। जीजू देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। तो कुछ लड़कियां बोल रही थी, अरे नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जीजू बेहोश ना हो जाए। नंदिनी अपने फ्रेंड्स की बातें सुन बस हल्का मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने मन में बोली, काश ऐसा होता कि मेरी खूबसूरती उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती। काश ऐसा होता कि वो मुझे समझ पाते। पर मैं लाख सज लूं लेकिन उनकी नजरें तो मुझ पर कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी नजरों में तो कोई और ही बसा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। मन में ये कहते हुए नंदिनी थोड़ी भावुक हो गई थी। उसका चेहरा जितना खिल रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही उदासी और खालीपन दिखाई दे रहा था। अगर उसकी खूबसूरती में किसी चीज की कमी थी तो वो थी उसकी मुस्कुराहट, जो कि रियल नहीं लग रही थी। वो फेक स्माइल लिए बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड्स चिल्लाते हुए बोली, यार बारात आ गई, बारात आ गई। फिर वो सभी जाकर विंडो के पास खड़ी हो गई और बोली, वो देखो दूल्हा कितना हैंडसम लग रहा है ना। तभी दूसरी लड़की बोली, नंदिनी तू तो सच में बहुत किस्मत वाली है। देख, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से तेरी शादी हो रही है। अभी तक तो हमने सिर्फ उन्हें मैगजीन में ही देखे थे और आज रियल में देखे तो पता चल रहा है कि रियल में तो वो और भी ज्यादा हैंडसम है। नंदिनी बस चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठी रही। तभी एक लड़की आए और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? चल आजा, देख ले तू भी अपने होने वाले हस्बैंड को। नंदिनी विंडोज तक आना नहीं चाह रही थी, पर वो सभी जबरदस्ती उसे लेकर विंडो के पास आकर खड़ी हो गई और उसे नीचे की तरफ दिखाने लगी। वही कबीर कार से बाहर निकला। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी की गहरी निगाहें उस पर ही टिकी हुई है। वो एकदम से अपनी नजरें ऊपर उठाया और किसी की गहरी नजरों से उसकी नजरें जा मिली। एक पल के लिए वो वहीं पर फ्रीज हो गया और उसके दिल की धड़कनें धक धक धक। च5 मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। नंदिनी की नजरों से नजरें मिलते ही अचानक से कबीर के दिल की धड़कनें बड़ी ही तेजी से धड़कने लगे। उसकी नजरें तो बस उस पर ही ठहर गए थे। वह पूरी तरह से नंदिनी को देख तो नहीं पा रहा था, पर नंदिनी की एक झलक ही कबीर को बेचैन करने के लिए काफी था। वो चाहकर भी अपनी नजरें नंदिनी पर से हटा नहीं पा रहा था। वही नंदिनी भी जैसे ही कबीर को देखी तो उसकी भी नजरें उस पर ही ठहर गए। नंदिनी तो पहले से ही कबीर को अपना मान चुकी थी और कहीं ना कहीं वो कबीर को चाहने भी लगी थी, लेकिन वो आज कबीर को इस तरह से दूल्हे के गेटअप में देखकर उसकी नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रहे थे। वो कबीर को अपने दिए शेरवानी में देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पर तभी नंदिनी के कानों में कबीर की कही बातें गूंजने लगी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने दादाजी की बात को नहीं डाल सकता, लेकिन तुम मना कर सकती हो। और अगर तुमने मना नहीं किया तो एक बात जान लो, अगर हमारी शादी हो गई तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। मैंने पहले से ही किसी और को अपना मान लिया है। वही मेरी मोहब्बत है और वही मेरी वाइफ। उसकी जगह तुम कभी नहीं ले सकती। ये सब बातें नंदिनी के कानों में गूंजने लगे, जिससे नंदिनी एकदम से विंडो के पास से दूर हो गई। कबीर जो कि एक तक ऊपर की तरफ बस नंदिनी को देखे जा रहा था। ऐसे अचानक नंदिनी के विंडो पर से हटने पर कबीर को पहले थोड़ा अजीब लगा, पर फिर कुछ सोच उसके होठों के किनारे मुड़ गए। तभी नताशा उसके पास आई और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या हुआ बेबी, तुम ऊपर किसे देख रहे हो? नताशा के ऐसे पूछने पर कबीर तुरंत नताशा की तरफ देखा, जो कि उसके बिल्कुल बगल में आकर खड़ी थी। ये देखकर कबीर नताशा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और थोड़ा दूरी बनाकर खड़ा हो गया। ये देखकर नताशा बोली, यह क्या बात हुई बेबी, तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? ये कहते हुए नताशा फिर से कबीर के करीब आ गई और उसके हाथों को पकड़कर उससे चिपक कर खड़े हो गई। कबीर नताशा को घूर कर देखा और एकदम से उसे दूर झटकते हुए बोला, आर यू मैड नताशा, तुम्हें पता भी है कि हम अभी कहाँ हैं? कभी तो अपना ये दिमाग चला लिया करो। हर वक्त आकर चिपक जाती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मेरी शादी है और अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ।
इतना कहते हुए कबीर नताशा को वही छोड़ तुरंत आगे बढ़ गया। नताशा गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वह कबीर को जाते हुए देखकर मन में बोली, दिस इज नॉट फेयर कबीर, तुम इस तरह से उस 2 कौड़ी की लड़की नंदिनी के लिए मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं आज इस नंदिनी को उसकी जगह दिखाकर रहूंगी। उसे यह बताकर रहूंगी कि तुम्हारी लाइफ में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, ना कि वो 2 कौड़ी की लड़की। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे नताशा हड़बड़ा गई। वो पीछे मुड़कर देखी तो छवि खड़ी थी। वो नताशा को गुस्से से देखते हुए बोली, कितनी बार बोला है मैंने आपको नताशा दी कि मेरे भाई से दूर रहिए, तो क्यों बार बार जाकर उनसे चिपक जाती है? जैसे कोई जोक हो, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। कम से जगह और अपने आसपास मौजूद लोगों को तो देख लिया करिए। इतनी बड़ी हो गई पर दिमाग 1% भी नहीं है। नताशा गुस्से से बोली, छवि बिहेव योरसेल्फ, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? छवि मुंह बनाकर बोली, हाँ, 1 नंबर की चेपड़ी से, जो कि मेरे भाई के पीछे नहा धोकर पड़ गई है। ये कहते हुए छवि मुंह बनाकर नताशा को देखी और आगे चली गई। वहीं नताशा अपने इंसल्ट होता देख गुस्से से आग बबूला हो उठी थी। उसे छवि पर इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह छवि को खींचकर एक थप्पड़ मार दे, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे कबीर की नज़रों में उसकी इमेज खराब हो जाती। नताशा अपनी नहीं, छवि की इमेज कबीर की नज़रों में खराब करना चाहती थी, इसलिए वह बस गुस्से में अपने हाथ मलती रह गई। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम करना चाहती हो वह सब कुछ होगा। इस छवि को भी उसकी सही जगह दिखा दी जाएगी। इस आवाज को सुनते ही नताशा की होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वह तिरछी निगाहों से देखी तो उसके जस्ट बगल में रोहन खड़ा था। रोहन की तरफ देख नताशा अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए बोली, वह सब तो छोड़ो बेबी, वो सब तो होगा ही, पर आज रात रेडी रहना, क्योंकि मुझे आज तुम चाहिए। मैं तुम्हें खुद में फील करना चाहती हूँ। रोहन ने ये सुना तो उसके भी होठों पर तिरछे मुस्कान आ गए। वो उसी मुस्कान साथ बोला, लगता है तुम्हारे जिस्म की आग को आज मुझे बुझाना ही पड़ेगा। नताशा ये सुनकर बोली, ऑफ कोर्स बेबी, आई कांट वेट। इतना कह नताशा अपने होठों पर सिडक्टिव स्माइल लिए आगे चली गई। सभी डोर के पास पहुंचे तो वहां पर नंदिनी के मॉम डैड खड़े थे। वो कबीर की तरफ से कबीर की फैमिली को देखकर बड़े ही वार्म तरीके से वेलकम करने लगे। नंदिनी की मां अपने हाथों में आरती की थाली लिए कबीर की आरती की और उसके माथे पर तिलक लगाए। कबीर नंदिनी की मां की तरफ देख रहा था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में कबीर नंदिनी की मां की भी बहुत इंसल्ट किया था। ये सोच कबीर को गिल्ट महसूस होने लगा। तभी नंदिनी की मां कबीर की तरफ देख मुस्कुराई तो कबीर भी मुस्कुरा दिया। वही नंदिनी की मां कबीर को देखकर मन ही मन बोली, सच में आज मैं धन्य हो गई। मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। थैंक यू भगवान जी, बस मेरा दामाद हमेशा मेरी बेटी को खुश रखे। उन दोनों को किसी की नजर ना लगे। ये मन में कहते हुए वो अपने हाथ में लिए चावल के अक्षत को कबीर के माथे पर छिड़क दी और फिर एक तलवार कबीर के हाथ में पकड़ा दी तो कबीर उस तलवार की तरफ अपने कंफ्यूज भरे नजरों से देखा। तभी नंदिनी की मां बोली, बेटा ऊपर जो तोरण देख रहा हो तुम्हें, उसे इस तलवार से छूकर तुम अंदर आ जाओ। कबीर जैसा कि नंदिनी की मां ने कहा वैसा किया। जैसे ही वह तलवार तुरंत से टच किया और फिर तलवार को नीचे रखा। तभी नंदिनी की मां एकदम से कबीर के नाक को पकड़कर हिला दी। ये होते ही सभी लोग हंसने लग गए। यशवंत राणावत ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। वही कबीर के डैड भी ये सब देख मुस्कुराते हुए बोले, ये रस्में भी बड़े ही अनोखे होते हैं। कबीर अपने नाक को हल्का सा रब करते हुए मुस्कुराकर नंदिनी के मां की तरफ देखने लगा। नंदिनी की मां कबीर की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी बेटा, बट ये एक रस्म है, तुम बुरा मत मानना। कबीर तुरंत बोल, नो इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे पता है ये एक रस्म है। कबीर को ऐसे नॉर्मल मुस्कुराते देख सभी हैरान थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कबीर अपना गुस्सा दिखाएगा, पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी मेनका जी आगे आए और कबीर के नाक को हल्का सा रब करते हुए नंदिनी की मां की तरफ देख बोली, माफ कीजिएगा बहन जी, भले ही ये एक रस्म है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बेटे के नाक को इस तरह से पकड़ेंगी। देखिए इसकी पूरी नाक लाल लाल हो गई है। नंदिनी की मॉम मेनका जी की तरफ देखकर बोली, सॉरी पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेनका जी गुस्से में और कुछ बोलती कि तभी यशवंत राणावत की घूरती नजर खुद पर महसूस कर वो शांत हो गई। वही कबीर मेनका जी के हाथ को अपने नाक पर से दूर किया और थोड़ा रुडली बोला, इट्स ओके, मैं ठीक हूं। फिर सभी लोग अंदर गए। अंदर से लॉन को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था।
काफी बड़ा लॉन था और वहां पर एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन आए हुए थे। ये सभी कबीर रानावत की शादी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वही बिजनेसमैन अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे। हालांकि उन्हें तो पता था कि कबीर की अब शादी हो रही है, लेकिन वो सब चाहते थे कि कबीर का भाई ही उनकी बेटी की शादी हो जाए, ताकि वो रानावत खानदान में जाकर राज करे। सभी कबीर को देखकर ग्रीट करने लगे। कबीर एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर अपने लंबे लंबे कदमों के साथ वहां से सीधे स्टेज पर जाकर बैठ गया। अब वो बड़े ही बेताबी से नंदिनी के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि एक झलक तो उसने नंदिनी को पहले ही देख लिया था, पर अब उसकी बेताबी और बढ़ गई थी क्योंकि वो अब नंदिनी का पूरी तरह से दीदार करना चाहता था। तभी वहां पर रोहन पहुंचा और कबीर की तरफ देखते हुए कुछ बोला, जिसे सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आखिर ऐसा क्या कहा रोहन ने कबीर से? कबीर जब नंदिनी को पूरी तरह से दुल्हन के जोड़े में देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? चसिक्स कबीर की शरारत और तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। अब वो बड़े ही बेताबी से नंदिनी के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि एक झलक तो उसने नंदिनी को पहले ही देख लिया था, पर अब उसकी बेताबी और बढ़ गई थी क्योंकि वो अब नंदिनी का पूरी तरह से दीदार करना चाहता था। तभी वहां पर रोहन पहुंचा और कबीर की तरफ देखते हुए कुछ बोला, जिसे सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रोहन कबीर की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आर यू ओक, आप कंफर्टेबल तो हैं ना? आई नो यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी आप इतने में एडजस्ट कर लेंगे ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कबीर एक नज़र रोहन की तरफ घूर कर देखा। वो गुस्से से तमतमा उठा था। वो उसी तरह गुस्से में बोला, रोहन ये क्या तरीका है बात करने का? ये सारे अरेंजमेंट्स मेरे दादाजी ने करवाया है और तुम्हें अच्छे से पता है दादाजी की सारी अरेंजमेंट हमेशा टॉप क्लास के रहते हैं, तो दोबारा इस तरह की बात दोबारा मत करना। रोहन कबीर को गुस्से में देखकर धीमी आवाज में बोला, सॉरी बॉस। तभी नताशा स्टेज पर चढ़कर आ गई। जैसे ही कबीर नताशा को स्टेज पर आते देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। वही नताशा बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकाते हुए कबीर के पास आकर वहीं बगल में बैठ गई। ये देखकर कबीर गुस्से से बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है नताशा? ये जगह नंदिनी की है। तुम इतना तो जानती ही होगी कि शादी के समय स्टेज पर दूल्हे के साथ दुल्हन ही उसके बगल में बैठती है, तो अब उठो यहाँ से। नताशा कबीर के गुस्से में होने के बाद भी वहां से नहीं उठी। वो तुरंत कबीर के हाथ को पकड़कर बोली, बेबी ये तुम क्या कह रहे हो? सही जगह तो मेरी ही है ना यहाँ बैठने का? अपनी बात बोलते हुए नताशा कबीर से और चिपक कर बैठ गई, जिससे कबीर का गुस्सा और बढ़ गया और वो एकदम से नताशा के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और बोला, मैंने कहा उठो, तुरंत उठो यहाँ से। कबीर इतना तेज से नताशा के हाथ को पकड़ा था कि उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। इस वक्त पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों की नजरें उन पर थी। ये देखकर कबीर गुस्से से नताशा के हाथ को और भी कसकर मरोड़ते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? गेट अप राइट नाउ। जैसे ही नताशा ने कबीर की गुस्से भरी आवाज सुनी, वो जल्दी से खड़ी हो गई। कबीर नताशा के हाथ के पकड़ से अपने हाथ को झटकते हुए बोली, आई एम सॉरी सॉरी बेबी, मैं जा रही हूं, तुम गुस्सा मत हो। इतना कह नताशा तुरंत स्टेज से नीचे उतर गई। नताशा को इस वक्त कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोहन जो कि अभी भी स्टेज पर ही था, उसे भी कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आखिर कबीर उसकी नताशा की इंसल्ट जो कर रहा था। कबीर इस वक्त गुस्से से लाल था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका गुस्सा इस समय असहनीय था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। तभी अचानक से कबीर की नज़र एक जगह जाकर ठहर गए, जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा छाई हुई थी। वहीं अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर हल्के से स्माइल आ गई क्योंकि सामने से कबीर की महबूबा जो चलकर उसके पास आ रही थी। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। कबीर की नंदिनी अपने फ्रेंड्स के साथ धीमे धीमे कदमों के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें नंदिनी पर ही ठहर गए क्योंकि नंदिनी इस वक्त सच में किसी हूर की परी की तरह लग रही थी। आसमान से उतरी अप्सरा की तरह उसकी खूबसूरती को देखकर वहां मौजूद लड़के बस उसे निहारने लगे। कोई उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। कबीर को जब यह एहसास हुआ कि वहां मौजूद सभी लड़कों की नजरें उसकी होने वाली वाइफ पर ही टिकी हुई है तो वो एकदम गुस्से से आग बाबूला हो गया। वो अपनी जलती हुई निगाहों से उन सब की तरफ घूर कर देखा, जिसे महसूस कर सारे लड़के तुरंत ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिए क्योंकि वो सभी कबीर के खतरनाक गुस्से को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता था।
वहीं नंदिनी अपने पलकों को नीचे झुकाए धीमे धीमे कदमों के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वो जितना अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी, कबीर के दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को रोके हुए था, वरना उसका तो मन कर रहा था कि वो तुरंत जाकर नंदिनी को अपने बाहों में उठा ले। वहीं नंदिनी स्टेज के बिल्कुल पास पहुंची और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी, तभी अचानक से उसका पैर उसके लहंगे में फंस गया और वो लड़खड़ा गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। नंदिनी जो कि गिरने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली थी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं बल्कि किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे सही समय पर संभाल लिया है, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोली। जैसे ही नंदिनी अपनी आंखें खुली, उसकी नजरें वही सामने खड़े कबीर पर जाकर ठहर गए। जी हाँ, नंदिनी को बचाने वाला कोई और नहीं कबीर था। कबीर अपनी गहरी निगाहों से नंदिनी को ही देखे जा रहा था और नंदिनी भी कबीर को खुद को इस तरह देखता हुआ पाकर बिल्कुल शॉक्ड में थी। पर उसकी भी नजरें कबीर पर ही ठहर गए थे। दोनों एक दूसरे को इतने पास से पहली बार देख रहे थे। एक पल के लिए दोनों की ही नजरें एक दूसरे पर ही ठहर गए थे। दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वही एक साइड सामने खड़ी नताशा ये सब देख गुस्से से बौखला उठी थी। उसका खून गुस्से में उबल रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जिस कारण उसके लंबे नाखून हाथों में चुभने लगे थे और उनमें से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन नताशा को इस वक्त दर्द का कोई एहसास नहीं था। नताशा अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, इस नंदिनी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे कबीर को इस तरह से देख रही है और अभी उसकी बाहों में है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं नंदिनी, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, वो भी ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम उस दिन को पछताओगी कि आखिर क्यों तुम कबीर की लाइफ में आए। कबीर सिर्फ मेरा है और मैं उससे तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें कबीर की लाइफ से जाना ही होगा नंदिनी। ये बोलते हुए नताशा अपनी जलती हुई निगाहों से नंदिनी को घूरे जा रही थी। नंदिनी और कबीर जो कि अभी भी एक दूसरे को बस निहर जा रहे थे। अचानक ही नंदिनी की माँ उसे देखकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ की आवाज सुन नंदिनी और कबीर दोनों ही अपने सेंस में वापस आए। फिर कबीर धीरे से नंदिनी को खड़ा किया। नंदिनी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि सबकी नजरें उस पर ही ठहरे हुए थे। ये देख नंदिनी जल्दी से अपनी नजरों को नीचे झुका ली और अपनी मॉम की तरफ देखकर धीरे से अपने सिर को हिला दी, जैसे कह रही हो कि हाँ मैं ठीक हूँ। कबीर तो अभी भी बस नंदिनी को ही देख रहा था। तभी वहां पर छवि आए और कबीर की तरफ देखकर बोली, भाई अब जल्दी से स्टेज पर चलो और भाभी का हाथ पकड़ कर ले जाओ। कबीर अपनी बहन की बात सुन मुस्कुराया और अपने एक हाथ को नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी जो कि अपनी नजरों को नीचे झुकाए खड़ी थी, वो अपनी आंखों के सामने कबीर के हाथ को देखी तो एक पल के लिए वो चौंक गई। नंदिनी धीरे से अपनी पलकों को ऊपर उठाए और कबीर की तरफ देखी। कबीर बड़े ही प्यार भरी नजरों से नंदिनी को ही देख रहा था। वह अपने आंखों से नंदिनी को हाथ पकड़ने के लिए इशारा किया। वो अपने हाथ को धीरे से उठाए और कबीर के हाथों पर रख दी। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले, दोनों के ही शरीर में एक तेज कट सा लगा। फिर कबीर ने तुरंत मजबूती से नंदिनी के हाथों को ऐसे पकड़ा जैसे उसे डर हो कि अगर उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीला किया तो वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। नंदिनी कबीर की तरफ एक नजर देखी, फिर उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों से होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। अभी नंदिनी अपने कदम आगे बढ़ाती ही थी कि एक बार फिर से वो लड़खड़ाती और वो गिरने वाली थी कि कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये होते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा तो नंदिनी हैरान थी। नंदिनी के मुंह से अचानक निकला, ये आप क्या कर रहे हैं? कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ झुका और वो बोला, क्यों पसंद नहीं आया वाइफी? 7 उफ, मेरी वाइफ तो आज मुझे पागल कर देगी। अभी नंदिनी अपने कदम आगे बढ़ाती ही थी कि एक बार फिर से वो लड़खड़ाती और वो गिरने वाली थी कि कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये होते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा तो नंदिनी हैरान थी। नंदिनी के मुंह से अचानक निकला, ये आप क्या कर रहे हैं? कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ झुका और वो बोला, क्यों पसंद नहीं आया वाइफी? कबीर को अपने इतने करीब झुका हुआ पाकर नंदिनी एकदम से घबरा गई। उसका चेहरा हल्के हल्के रेड हो गए थे, जिसे देख कबीर और भी नंदिनी की तरफ झुकने लगा, जिससे नंदिनी सकपका गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। ये देख कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए।
वही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी किए कबीर और नंदिनी को ही देख रहे थे और सबसे ज्यादा तो नताशा और मेनका जी थी। उन दोनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर ऐसा कुछ कर भी सकता है। तभी कबीर नंदिनी को गोद में लिए स्टेज पर पहुंच गया और नंदिनी को धीरे से नीचे उतारा। सभी लोग ये देख मुस्कुरा उठे। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे, हाँ ये कितनी प्यारी जोड़ी है। कबीर रानावत सच में अपनी होने वाली वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। वही नताशा से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में नंदिनी को घूरे जा रही थी। वो गुस्से से पूरी लाल थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर नंदिनी का खून कर दे, पर नताशा अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, नंदिनी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी किसी ने आकर नताशा के हाथ को पकड़ लिया। जब नताशा साइड में देखी तो वहां पर मेनका जी खड़ी थी। मेनका जी नताशा के हाथ को पकड़कर बोली, डोंट वरी नताशा, कबीर तुम्हारा ही है। तुम्हें उसे हमेशा अपने पास ही रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस नंदिनी के पास कबीर को कभी जाने मत देना। नताशा ये सुनकर बोली, डोंट वरी आंटी, कबीर को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता क्योंकि कबीर मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है। ये बोलते हुए नताशा बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। वहीं नंदिनी के माँ पापा तो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। वो कबीर को इस तरह से नंदिनी की केयर करते देख बहुत खुश थे। वहीं नंदिनी अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी और उसके सामने कबीर बस टकटकी लगाए नंदिनी को ही देख रहा था। कबीर नंदिनी को देखते हुए अपने मन में बोला, उफ मेरी वाइफ तो आज मुझे पागल कर देगी। इसे ऐसे देखकर मेरा जी कर रहा है कि मैं अभी इसे अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करूं। कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगे थे। वो धीरे से अपने लेफ्ट साइड सीने पर हाथ रख बोला, कंट्रोल कंट्रोल कबीर, ये तेरी ही वाइफ है। तू इस तरह से इतना हवसी होकर देखेगा तो वो डर जाएगी। तभी वहां पर नंदिनी के मॉम डैड आए और उसके कुछ फ्रेंड्स आ गए। नंदिनी के फ्रेंड्स ने अपने हाथों में थाली लिए हुए थी। एक फ्रेंड के हाथ में आरती का थाल तो दूसरे के फ्रेंड के हाथ में जयमाला की थाली थी। नंदिनी की मॉम नंदिनी की तरफ देखकर बोली, बेटा चलो पहले हमारे जमाईसा की आरती करो। नंदिनी अपने माँ की बात सुनकर आरती की थाली ली और कबीर की आरती करने लगी और हल्का सा अपने उंगली में रोली लेकर धीरे से कबीर के माथे पर टीका लगाई। जैसे ही कबीर ने नंदिनी की उंगली को अपने माथे पर महसूस किया, उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गए, जैसे मानो वो इस पल को खुलकर जी लेना चाह रहा हो। तभी नंदिनी ने जयमाला की थाली से माला ले ली और फिर कबीर की तरफ भी थाली बढ़ा दिया गया तो कबीर ने भी हाथ में माला ले लिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थे। नंदिनी की मां अपनी बेटी को माला पहनाने के लिए बोली तो नंदिनी धीरे से आगे बढ़कर कबीर के गले में माला डालने वाली थी, पर तभी एक आवाज आई, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसे कैसे आप इतनी आसानी से मेरे भाई को माला पहना सकती हैं। इस आवाज को सुनकर सबकी नजरें सामने गई तो विपुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। कबीर विपुल को देखकर उसे घूरने लगा। वही विपुल सीढ़ियों से होते हुए स्टेज पर आया और कबीर के पीछे खड़े होकर बोला, भाई आप ऐसे कैसे इतनी आसानी से माला डलवाओगे? कुछ तो परेशान होने दो अपनी वाइफ को। क्यों भाभी जी, आखिर मैं आपका एकलौता देवर हूं, आपको परेशान करने का तो हक बनता है ना मेरा। नंदिनी कुछ नहीं बोली, वो अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ी थी। वही कबीर विपुल की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो उठा था। उसकी पकड़ माला पर कस गए थे और हाथों की नसें उभर आई थी। वो विपुल की बातों में छिपे इंटेंशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी घूमकर विपुल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तभी नंदिनी एक बार फिर से आगे बढ़कर कबीर को माला पहनाने वाली थी कि तभी विपुल एकदम से कबीर को पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोला, नो नो भाभी जी, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे मेरे भैया, कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। नंदिनी एक पल के लिए चौंक गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए विपुल की तरफ देखी तो विपुल नंदिनी को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर एक गंदी सी स्माइल पास किया। वो नंदिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने गंदी नजरों से घूर रहा था और अपने होठों पर जी फिराते हुए मन में बोला, कमाल की खूबसूरत हो तुम भाभी जी, और ये खूबसूरती तो सिर्फ मेरे लिए है। आपको तो मैं एक दिन अपने बिस्तर पर लाकर रहूंगा और जी भरकर आपके जिस्म के साथ खेलूंगा। अपने मन में ये सब बोलते हुए नंदिनी की तरफ देख गंदी हरकतें भी कर रहा था। वहीं नंदिनी विपुल को इस तरह से रिएक्ट करते देखी तो अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसे कहीं ना कहीं विपुल के गंदे इंटेंशन का आभास हो गया था। कबीर भले ही विपुल को देख नहीं रहा था लेकिन उसकी हरकतों को अच्छी तरह से समझ चुका था। वो एकदम से आगे बढ़ गया और नंदिनी के पास जाकर खुद उसे माला पहना दिया।
ये होते ही वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और नंदिनी तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई क्योंकि पहले माला तो नंदिनी को पहनाना था, पर यहाँ तो कबीर ने ही उससे पहले नंदिनी को माला पहना दिया था, जैसे मानो उसे बहुत जल्दी हो नंदिनी से शादी करने की। नंदिनी हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके कबीर की तरफ देख रही थी कि तभी कबीर तुरंत नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से खुद के गले में माला डलवा लिया। एक बार फिर मुस्कुराते हुए सभी लोग तेज तेज तालियां बजाने लगे, पर वही कुछ लोग थे जो अपनी जलती हुई निगाहों से उन दोनों को घूर रहे थे। वो कोई और नहीं नताशा, मेनका, रोहन और विपुल था। वही नंदिनी की मॉम डैड तो एक बार फिर से खुश हो गए। नंदिनी की मां की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए और नंदिनी की सारी फ्रेंड्स नंदिनी को चिढ़ाते हुए उसके कान में बोली, ओहो नंदिनी मैडम, देख तेरा जादू तो चल गया जीजू पर। वो तो तुझ पर फुल ऑन लट्टू हो गए हैं। वो तो इतने उतावले हो गए हैं कि उनका बस चले तो वो अभी यहीं पर तेरे साथ शादी के साथ साथ सुहागरात भी मान ले। तभी एक दूसरी फ्रेंड बोली, यार कुछ भी कहो, जितनी खूबसूरत तू है नंदिनी उतने ही हैंडसम हमारे जीजू हैं। कसम से तेरी तो लाइफ सेट है और जैसे जीजू तुझे देख घायल हुए हैं, आई एम श्योर बहुत जल्द तू हमें मासी भी बना देगी। ये कहते हुए नंदिनी की फ्रेंड्स आपस में हंसने लगी। वही नंदिनी अपनी फ्रेंड्स की बातें सुन उन्हें घूर कर देखी तो वो सब चुप हो गई, पर अचानक से वो सब फिर से हंस पड़ी। उन सबको ऐसा करता देख नंदिनी नामे अपने सिर को हिला दी, जैसे मानो कह रही हो इन सबका कुछ नहीं हो सकता। कबीर जो कि पास में ही खड़ा था, वो नंदिनी के फ्रेंड्स की कही बातें सुनकर हल्का मुस्कुरा दिया। फिर अपने मन में बोला, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने साली साहिबा। मन में तो मेरे भी कुछ ऐसे विचार है, पर अफसोस मेरे ऐसा करने से कहीं मेरी वाइफ डर ना जाए और मैं उससे डरना नहीं चाहता। मैं तो सब कुछ बहुत प्यार और पैशन के साथ करूंगा। ये सब मन में बोलते हुए कबीर मन ही मन खुश हो रहा था। वो उसी तरह एक बार नंदिनी की तरफ देखा तो उसी समय नंदिनी भी उसके तरफ ही देख रही थी। ये देखकर कबीर तुरंत अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे नंदिनी तो बिल्कुल चौंक गई। वो कबीर की आज की हरकतों को देख बिल्कुल हैरान थी क्योंकि एंगेजमेंट वाले दिन तो कबीर नंदिनी को देख मुस्कुराना तो दूर, वो उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं था, पर आज कबीर बिल्कुल हैरान थी। वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने मन में बोली, क्या है आप? कैसे समझूं आपको? चैट बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे वाइफी। कबीर तुरंत अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे नंदिनी तो बिल्कुल चौंक गई। वो कबीर की आज की हरकतों को देख बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि एंगेजमेंट वाले दिन तो कबीर नंदिनी को देख मुस्कुराना तो दूर, वो उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं था, पर आज कबीर बिल्कुल हैरान थी। वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने मन में बोली, क्या है आप? कैसे समझूं आपको? नंदिनी अपने मन में ये सब कुछ बोल रही थी। अभी वो बहुत ही ज्यादा उलझन में थी और वो बहुत ही कंफ्यूज भी थी। उसे कबीर समझ नहीं आ रहा था। वही कबीर जो कि उसके बगल में ही खड़ा था, ऐसा लगा जैसे कबीर ने उसके मन की बातें सुन लिया। वो नंदिनी की तरफ अपना चेहरा किया और धीरे से नीचे झुककर बोला, मुझे समझने की जरूरत नहीं है वाइफी, बस मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि मैं वो चीज नहीं जिसे समझा जाए। इतना कहते हुए कबीर तुरंत ही नंदिनी से दूर हो गया। वहीं नंदिनी कबीर की बातें सुन बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और अपने मन में बोली, इन्हें मेरी बातें कैसे पता चली? इन्हें कैसे पता चला कि मैं अभी मन में क्या बोल रही हूँ? हे भगवान, ये तो मन की बातें भी सुन लेते हैं और एक नम चालू है। अब तो मुझे बचकर रहना होगा। तब तक कबीर एक बार फिर से नंदिनी की तरफ मुड़ा और अपनी एक आई ब्लिंक करते हुए बोला, हाँ जरूर बच के रहना, बहुत चालू हूँ मैं। नंदिनी एक बार फिर से शॉक हो गई, पर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर मुंह फुलाते हुए मन में बोली, ओह गॉड, अब तो मुझे मन में भी कुछ नहीं बोलना। ये कहते हुए मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी हो गई। कबीर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में नंदिनी की मॉम उसे स्टेज से लेकर नीचे उतरी और फिर सभी लोग स्टेज पर से नीचे उतर गए। थोड़ी देर में सभी मंडप के पास खड़े थे। एक साइड में रखे चेयर पर दादाजी बैठकर सब कुछ देख रहे थे और वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी वहां पर नंदिनी के डैड आए और वो अपने हाथ जोड़कर बोले, अंकल जी, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादाजी तुरंत बोले, नहीं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये सब पसंद आया है। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है बेटा। दादाजी की बात सुनकर नंदिनी के डैड बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप अंकल जी? ये सब कुछ तो आपके कारण ही हुआ है। आप अगर फाइनेंशियली मेरा हेल्प नहीं किए होते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। आप ही तो इतने अच्छे डेकोरेटर को हायर किए थे। दादाजी हल्का मुस्कुराए और बोले, क्यों, क्या नंदिनी सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं?
वो मेरी होने वाली बहू है और उससे बढ़कर बेटी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवाऊं। नंदिनी ये कह बस मुस्कुरा दी। वही मंडप में कबीर बैठा हुआ था और पंडित जी जो भी रस्में उससे करने के लिए बोल रहे थे, उन सभी रस्मों को वो बहुत ही अच्छे से कर रहा था। नताशा जो कि स्टेज पर ही कबीर और नंदिनी को बहुत करीब देखकर गुस्से से जल भून गई थी। वो जैसे ही कबीर को मंडप में बैठे देखी तो वो जल्दी से उसके पास पहुंच गई और जस्ट कबीर के बगल में जाकर बैठ गई। ये होते ही सभी हैरान हो गए। नताशा को ऐसा करते देख सभी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो जगह नंदिनी की थी। वही कबीर जो कि पंडित जी के बताए रस्मों को कर रहा था, अचानक ही अपने बगल में देखा तो उसकी भी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो गुस्से में नताशा को घूरते हुए बोला, नताशा तुम्हें एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी यह जगह नहीं है। नताशा कबीर की बात सुनी तो अपनी आंखों में आंसू लिए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, कबीर क्या अब मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हो गई कि तुम मुझे अपने बगल में बैठने भी नहीं दोगे। कबीर गुस्से से गहरी सांस लिया और बोला, नताशा आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो और अभी तुम कहाँ बैठी हो? सबकी नजरें हम पर ही है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, तो चुपचाप से यहाँ से उठो और जाकर वहाँ चुपचाप सबके पास खड़ी हो जाओ। कबीर ये बोला तो नताशा को भी ख्याल आया कि जल्दबाजी में वो अभी कहाँ आकर बैठ गई है। पर दिल ही दिल में तो वो यहाँ से उठना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नंदिनी कबीर के साथ बैठे। ये जगह उसकी थी, उसने इस जगह के लिए सपने देखे थे, इतनी सारी प्लाटिंग किए थे और आज उसकी जगह नंदिनी वहां बैठने वाली है। ये बात नताशा को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नताशा अभी भी वहीं बैठी हुई थी। तभी दादाजी यशवंत रानावत रे सब कुछ देख गुस्से से आग बबूला हो उठे। जैसे ही मेनका जी की नजर दादाजी पर गई वो घबरा गई और वो जल्दी से आगे बढ़कर नताशा के पास गई और बोली, नताशा बेटा आप गलती से वहां बैठ गई हो। चलो उठो, तुमको वहां पीछे बैठना था। चलो तुम यहीं पीछे बैठ जाओ। फिर सब की तरफ देख झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे वो ना, उस बच्ची पेट में दर्द हो रहा था, उसे कहीं जगह नहीं देखा तो वो वही जाकर बैठ गई। मेनका जी की बातों में कोई भी लॉजिक नहीं था। ये बात सभी समझ रहे थे लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वही मेनका जी नताशा को उठाए और वहां से लेकर जाने लगी कि तभी कबीर की आवाज आए, नताशा तुम यहीं पीछे खड़ी हो जाओ। कबीर की बात सुनकर नताशा खुश हो गई। वो तुरंत कबीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कबीर से बोली, ठीक है बेबी। कबीर उसे अपने आंखें छोटी कर घूर के देखा तो नताशा बस मुस्कुरा दी। उसी समय नंदिनी को उसकी फ्रेंड्स अपने साथ मंडप में लेकर आए और धीरे से नंदिनी को कबीर के बगल में बिठा दिया गया। जैसे ही नंदिनी कबीर के बगल में आकर बैठी, एक पल के लिए कबीर की सांसें थम सी गई और उसकी दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगे। नंदिनी अपनी नजरें नीचे झुकाए हुई थी, पर कबीर की नजरें बार बार नंदिनी पर ही जा रहे थे। वो अपने मन में बोला, उफ वाइफी तुम तो सच में मुझे अपना दीवाना बना रही हो। मैं तुम्हें जब जब देख रहा हूं तब तब मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा रहे हैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे वाइफी, इन सब का मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। ये कहते हुए कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए। कुछ देर में पंडित जी एक एक रस्में कराने लगे और कबीर नंदिनी दोनों मिलकर पंडित जी के बताए रस्मों को कर रहे थे। तभी पंडित जी दुल्हन के ऊपर चुनरी उड़ाकर कबीर और नंदिनी दोनों के गठबंधन करने के लिए बोले। सभी लोग छवि को ढूंढने लगे, पर वहां छवि कहीं नहीं दिख रही थी तो कबीर नताशा की तरफ देखकर बोला, नताशा तुम हमारा गठबंधन कर दो। नताशा ये सुनी तो चौंक गई और वो उसी तरह कबीर से बोली, क्या कह रहे हो तुम कबीर? कबीर बिना किसी भाव के बोला, हाँ नताशा तुम ही हमारा गठबंधन करो। नंदिनी की मां नताशा को आगे आकर गठबंधन के लिए बोली। नताशा गुस्से से उबल उठी। वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी, फिर कबीर और नंदिनी का गठबंधन की और पैर पटक कर चली गई। कबीर ये देख तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर पंडित जी कबीर और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों खड़े होकर अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर कबीर तुरंत खड़ा हुआ। नंदिनी भी खड़ी होने लगी कि तब तक कबीर अपना एक हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी जैसे ही कबीर के हाथ को अपनी तरफ बढ़ा हुआ देखी तो कबीर अपने आंखों से ही उसके हाथों को पकड़ने का इशारा किया। नंदिनी धीरे से अपने एक हाथ को कबीर के हाथ पर रख दी और कबीर उसे पकड़कर खड़ा किया। फिर दोनों साथ में फेरे लेने के लिए जैसे आगे बढ़े कि तभी उन दोनों का गठबंधन खुलने लगा। ये देख सब शॉक्ड हो गए। वही एक कोने में खड़ी नताशा के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। वो उसी मुस्कान के साथ मन में बोली, देखो कबीर तुमने मुझसे गठबंधन करवाया है ना, तो अब भुगतो।
तुम्हें क्या लगा मैं गठबंधन अच्छे से करूंगी? कभी नहीं, बल्कि मैं तो तुम दोनों के बीच के सारे बंधन को ही तोड़ दूंगी। मैं कभी भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी, बिकॉज यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो। वही सब लोग गठबंधन को खुलते देख आपस में बोलने लगे, ओह नो, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अभी वो गठबंधन पूरा खुलता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। चेन्नई शादी संपन्न हुई। वही सब लोग गठबंधन को खुलते देख आपस में बोलने लगे, ओह नो, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अभी वो गठबंधन पूरा खुलता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। उसी समय किसी ने एकदम से गठबंधन को पकड़ लिया। सभी देखे तो सामने छवि खड़ी थी। कबीर अपनी बहन को देखा तो मुस्कुरा दिया। छवि भी बड़ी सी स्माइल ली, अपने भाई को देखी और कसकर उस गठबंधन को बांध दी। छवि अपने भाई की तरफ देखकर बोली, भाई अब मैंने इतना टाइट गांठ लगाया है कि ये चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये अब नहीं खुलने वाला। ये कहते हुए छवि तिरछी निगाहों से घूरकर नताशा को देखी। जैसे ही नताशा ने ये फील किया तो गुस्से के कारण उसके तन बदन में आग लग गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी छवि के उन हाथों को काट दे जिन हाथों से उसने गठबंधन लगाया है। नताशा गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मन में बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी हो छवि तुमने मेरे प्लानिंग को फेल करके। अब उस नंदिनी के साथ तुम भी मेरी टारगेट लिस्ट में आ गई हो। अब पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगी, फिर उस नंदिनी का काम तमाम करूंगी। ये कह नताशा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं नताशा को जाते देख छवि धीरे से बड़बड़ाई, अच्छा हुआ जो ये चुड़ैल यहां से चली गई। वैसे भी इसकी परछाई जिस पर पड़ेगी वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। ये कहते हुए छवि मुंह बना ली, फिर अपने भाई भाभी के फेरे देखने लग गई। वही कोई और भी था जो नताशा की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कोई और नहीं, रोहन था। रोहन को छवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में छवि को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, छवि बहुत जल्द मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार करती हो ना मुझसे, तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को भरी बाजार में नीलाम करूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। ये कहते हुए रोहन एक नज़र चारों तरफ देखा। फिर जब रोहन देखा कि किसी की भी नज़र उस पर नहीं है तो वो जिस तरफ नताशा गई थी उस तरफ चला गया। वही कबीर और नंदिनी फेरे लेना शुरू कर दिए। फेरे लेते समय सबसे पहले कबीर आगे था और नंदिनी पीछे। पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कबीर नंदिनी दोनों ही अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रहे थे। पहले 4 फेरे के बाद पंडित जी के कहने पर नंदिनी आगे आए और कबीर पीछे। नंदिनी जैसे ही आगे 2 कदम चलने वाली थी कि तभी नंदिनी के पैरों में कुछ चुभ गया और वह लड़खड़ा गई। अभी वो गिरती उससे पहले ही कबीर उसे अपने मजबूत हाथों से थाम दिया। नंदिनी कबीर की तरफ देखी और धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। पर जैसे ही कबीर की नज़र नीचे गए वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि नंदिनी के पैरों में से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। ये देख कबीर घबरा गया। वहीं पीछे खड़ी मेनका जी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। असल में मेनका जी का ही प्लानिंग था। उन्होंने जब देखा कि नताशा का प्लान कामयाब नहीं हुआ तो वो जानबूझकर जैसे ही नंदिनी आगे बढ़ने वाली है तभी वो वही साइड में गिरे कांच को उसके पैरों की तरफ फेंक दी, जिससे वो कांच नंदिनी के पैरों में चुभ जाए। वही कबीर नंदिनी के पैरों से ब्लड निकलते देख जल्दी से आगे बढ़ा और एकदम से वो नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये देख मेनका जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गुस्से के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था। वही कबीर नंदिनी को अपने गोद में लिए बाकी के 3 फेरे लेने लगा और फेरे लेते हुए कबीर मन में खुद से बोला, बीवी इस जन्म और अगले 7 जन्मों तक तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और अगर कोई भी परेशानी तुम तक पहुंचने वाली होगी तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा और अगर कोई आया भी तो मैं उस इंसान का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सब बोलते कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नजरें नंदिनी पर ही ठहरे हुए थे। नंदिनी तो इन सब से बिल्कुल शॉक्ड थी, पर वो कुछ बोली नहीं। इसी तरह नंदिनी को अपने गोद में लिए कबीर ने फेरे पूरे किए। फेरे पूरे होने के बाद उन दोनों को बैठने के लिए पंडित जी बोले। वो दोनों इस बार अपनी जगह को एक्सचेंज करके बैठ गए। उसके बाद पंडित जी अपने हाथ में एक थाल लिए कबीर की तरफ बढ़ा दिए। वो बोले, बेटा इस थाल में से सिंदूर निकालकर इस बच्ची के मांग में भर दो। कबीर पंडित जी के बताए अनुसार थाल में से सिंदूर लिया और उससे नंदिनी के मांग में भर दिया। कबीर के ऐसा करते ही नंदिनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके बंद आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों को लुढ़क आए। कुछ सिंदूर नंदिनी के नाक पर भी गिर गए थे, जिसे देखकर नंदिनी की मॉम डैड को एक अलग ही खुशी महसूस हुई।
कबीर जब देखा कि नंदिनी के नाक पर सिंदूर गिरे गए हैं तो वो तुरंत साफ के लिए अपने एक हाथ आगे बढ़ाया। पर तभी पंडित जी भी ये देख मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तो बहुत संकेत है। पंडित जी बात पर कबीर कंफ्यूज भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसा शुभ संकेत पंडित जी? पंडित जी उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कहा जाता है कि जब पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है और उस वक्त अगर सिंदूर लड़की के नाक पर गिरे तो इसका मतलब होता है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। कबीर जब पंडित जी की बात सुना तो अपने मन में बोला, यू आर राइट पंडित जी, मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं लकी हूँ कि भगवान ने मुझे दोबारा जन्म देकर एक मौका दिया है कि जो प्यार मैं अपनी बीवी को पिछले जन्म में नहीं दे पाया हूँ वो प्यार मैं इस जन्म दूँ। पर मैं अपनी बीवी को इस जन्म और पिछले जन्म दोनों का मिलाकर प्यार दूंगा। वही पंडित जी की बातें सुन नंदिनी की आंखें नम हो गई। वो अपने मन में बोली, काश पंडित जी आपकी कही बातें सच होती, काश कि ये मुझसे सच में प्यार करते होते। पर इन्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, इनकी मोहब्बत तो कोई और ही है। ये सब बोलते हुए नंदिनी बहुत भावुक हो गया और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी नंदिनी अपने सोच में ही गुम थी कि उसी समय पंडित जी की आवाज सुन वो अपने सेंस में वापस आई। पंडित जी कबीर की तरफ देखकर बोले, बेटा अब इस मंगलसूत्र को बच्ची के गले में पहना दो। पंडित जी के कहने पर कबीर ने वैसा ही किया। वो मंगलसूत्र उठाया और नंदिनी के गले में बड़े ही प्यार से पहना दिया। जैसे ये हुआ सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। पंडित जी कबीर और नंदिनी की तरफ देखते हो बोले, शादी संपन्न हुई, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी बात सुन कबीर को एक अलग ही खुशी मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो अपने मन में बोला, नाउ यू आर माइन वाइफी, इस बार मैं किसी के होंठ तो क्या किसी नजर भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। वही दादाजी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने लाडले पोते कबीर की शादी अपने मनपसंद लड़की से होने के बाद मन ही मन बोले, बस कबीर बेटा, जिस तरह से तुमने इस बच्ची से शादी किया है बस उसी तरह इस बच्ची का साथ पूरी तरह से निभाना और मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्ची तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देगी। इसके साथ ये तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें बचा कर रखेगी। सबसे ज्यादा खुशी दादाजी को इस बात की थी कि अब कबीर का पीछा उस बदतमीज लालची लड़की नताशा से छूट गया है। पर उन्हें क्या पता था कि नताशा अभी इतनी जल्दी कबीर को नहीं छोड़ने वाली थी। वो तो उसे पाने के लिए पूरी तरह से पागल थी। लेकिन इस बार कबीर भी पहले से रेडी था, क्योंकि वो भी नताशा के साजिशों के बारे में सब कुछ जान गया था। अब देखना यह है कि कबीर कैसे नताशा को सबक सिखाएगा। अभी सब लोग इस शादी से बहुत खुश थे। कबीर के डैड और उसकी बहन छवि भी बहुत खुश थी। नंदिनी के घर के लोग भी बहुत खुश थे। वही सामने खड़ी मेनका जी गुस्से से अपने हाथ मल रही थी। जब नंदिनी उनके पैर छूने के लिए झुकी तो मेनका जी पहले तो सड़ा सा मुंह बनाए। फिर वो जब कबीर को अपनी तरफ देखते हुए पाए तो अपने होठों पर फेक स्माइल लिए नंदिनी के सिर अपने एक हाथ को रखकर बोली, सदा सुहागन रहो बेटा और तुम्हें कोई भी खुशी ना मिले। लास्ट की लाइन मेनका जी अपने मन में बोली थी, क्योंकि सामने बोलने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी। वही विपुल जो कि मेनका जी के बगल में ही खड़ा था, उसकी नज़र तो बस नंदिनी के खूबसूरत फिगर पर ही था। वो एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक नंदिनी को ही देख रहा था। तभी उसके नज़र नंदिनी की खुली गोरी पतली कमर पर चले गए। वो देख विपुल की आंखों में हवस की भावना और जाग उठे। तभी एकदम से एक हाथ नंदिनी के कमर पर आए, जिसे महसूस कर नंदिनी सिहर उठी। वही विपुल जब उस शख्स की तरफ देखा तो डर से कांप गया। चैतन, तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। उसकी नज़र तो बस नंदिनी के खूबसूरत फिगर पर ही था। वो एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक नंदिनी को ही देख रहा था। तभी उसके नज़र नंदिनी की खुली गोरी पतली कमर पर चले गए। वो देख विपुल की आंखों में हवस की भावना और जाग उठे। तभी एकदम से एक हाथ नंदिनी के कमर पर आए, जिसे महसूस कर नंदिनी सिहर उठी। वही विपुल जब उस शख्स की तरफ देखा तो डर से कांप गया। सामने कोई और नहीं कबीर खड़ा था, जो कि अपनी जलती हुई निगाहों से विपुल को घूर रहा था। विपुल अपने भाई को इस तरह से गुस्से में देख डर से कांप उठा। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो नंदिनी की तरफ देख भी सके। नंदिनी की तरफ देखना तो दूर, वो अब उसके आसपास भी नहीं भटक सकता था। इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गया। विपुल को वहां से जाते देख कबीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए मन में बोला, अभी तो ये शुरुआत है। सिर्फ मेरे नजरों को देखकर तुम्हारी ये हालत है तो सोचो जरा, जब मैं अपना कहर बरसाऊंगा तुम सब पर तो क्या हाल होगा तुम सबका। वेट एंड वॉच, देखते जाओ मैं कबीर रानावत कैसे तुम सबसे गिन गिन कर बदले लेता हूं।
ये कहते हुए कबीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। कुछ देर में कबीर उस लॉन से बाहर आता है और जाकर अपने कार के पास उससे अपने बैंक टिकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं नंदिनी अंदर अपने मॉम डैड से मिल रही थी। वो अपने मॉम के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं नंदिनी की मॉम उसे चुप करा रही थी, पर उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर नंदिनी उनकी लाडली बेटी जो थी, वो बेटी जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वहीं नंदिनी भी अपने मॉम डैड को बहुत प्यार करती थी। उनकी एक खुशी के लिए वह कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी। कुछ देर बाद नंदिनी अपने डैड के गले लगी और उनके गले लगकर भी रोने लग गई। पर उसके डैड नंदिनी को शांत कराते हैं और बोलते हैं, बेटा इतना रोते नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, जो तुम्हारी अभी से ही इतनी केयर कर रहा है। शादी के बाद वो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हमें पता है वो कभी भी हम लोगों की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। अपने डैड की बात सुन नंदिनी थोड़ी उदास हो जाती है और फिर अपने मॉम डैड के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, चाहे कोई कितना भी मेरे लिए कर ले, पर आप दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। नंदिनी ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि कबीर कभी भी उसे वो प्यार रेस्पेक्ट नहीं देगा और ना ही कबीर कभी भी उसे अपनी वाइफ का हक देगा। इस कारण नंदिनी को अपने डैड के पास सुन बुरा लगा था। थोड़ी देर बाद नंदिनी के मॉम डैड उसे अपने साथ लिए बाहर आए। बाहर कबीर अपने कार के पास खड़ा था। वही कबीर के दादाजी, उसके डैड और मेनका जी, यह सभी लोग वहां से अपने अपने कार में बैठकर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें नंदिनी के वेलकम के लिए भी तैयारी करनी थी। बस कबीर अभी अपने कार के बाहर ही खड़ा नंदिनी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी के डैड नंदिनी को साथ लिए कबीर के पास आया और उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हुए बोले, बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसकी नादानी समझकर माफ कर देना। अभी वो बहुत नादान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ कब और कैसे क्या करना है। ये बोलते हुए नंदिनी के डैड थोड़े भावुक हो गए थे। कबीर नंदिनी के डैड की बात सुन उनकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं नंदिनी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं उससे किसी चीज की कोई कमी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नंदिनी तो ये सुन शॉक्ड हो गई। वहीं नंदिनी के डैड तो ये सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और नंदिनी की मॉम को भी एक राहत सा महसूस होता है। कुछ देर बाद नंदिनी और कबीर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और कार वहां से रानावत मेंशन के लिए निकल जाती है। लेकिन कबीर ने यह भी नोटिस कर लिया था कि नताशा और रोहन इस बीच वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विपुल भी डर के कारण वहां से भाग चुका था। नताशा और रोहन को एक साथ वहां से गायब देखकर कबीर के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाते हैं। वो कार में बैठे तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज टाइप करके भेज देता है और फिर उसी तरह कुछ सोचते हुए कबीर के होठों की स्माइल गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर एक छोटे से घर के अंदर एक रूम के एक वॉल पर टंगे एलईडी पर लाइव वीडियो चल रहा था। ये लाइव वीडियो कबीर की शादी का ही वीडियो था। उस एलईडी के सामने रखे मूविंग चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। उस शख्स की लाल निगाहें सामने लगे एलईडी की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। वो शख्स उस एलईडी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब कि मिस्टर कबीर रानावत, आखिर तुमने शादी कर ही लिया। नॉट बैड, अब मजा आएगा आगे का खेल खेलने में। ये कहते हुए उस मास्क मैन की होठों पर इविल स्माइल आ गए। उस मास्क मैन ने अपना फोन निकाला और उस पर कुछ सर्च करने के बाद एक नंबर निकालकर उस पर मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। मैसेज सेंड करने के बाद उस मास्क मैन के होठों की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसकी निगाहें एक बार फिर से सामने वॉल पर लगे एलईडी पर ठहर गए। वही कार में बैठे कबीर का ध्यान एकदम से अपनी वाइफ नंदिनी पर गया, जो कि अपने सिर को नीचे झुकाए अभी सुबह कर रही थी। उसको इस तरह से रोता देखकर कबीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कबीर जैसी अपने एक हाथ को नंदिनी की तरफ बढ़ाने लगा कि उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर कबीर तुरंत अपना फोन चेक किया। उस पर आए मैसेज को देख कबीर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और एकदम से उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। वो उस मैसेज को पढ़कर बोला, ये कौन है जो मुझे शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा है। ये कहते हुए कबीर उस नंबर को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो तुरंत उस नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। ये सुनकर कबीर खुद से बोला, आखिर ये शख्स कौन है जिसने मुझे मैसेज किया और वो शख्स मुझे कंग्रेचुलेट क्यों कर रहा था। क्या वो कोई मेरा रिलेटिव्स है जो मेरे शादी के लिए मुझे मुबारकबाद दिया है, या फिर कोई और कारण है, और अगर वो कोई रिलेटिव्स होता तो मैसेज करने के बाद इस तरह से फोन ऑफ क्यों करता। इस तरह के कई सवाल कबीर के मन में चल रहे थे।
वो जल्दी से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कुछ रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक हुआ तो कबीर अपने भारी आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूं। तुम अभी के अभी इस नंबर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दोगे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर कबीर बिना कुछ बोले तुरंत कॉल कट कर दिया। कबीर कुछ सेकंड के लिए अपनी सोच में गुम हो गया था। अचानक से कबीर का ध्यान एक बार फिर से नंदिनी पर गया और वो देखा कि नंदिनी अब तक रोते रोते ही सो गई है और उसका सर कार चलने से बार बार इधर उधर झूल रहे हैं। ये देखकर कबीर डर गया कि कहीं नंदिनी के सिर पर चोट ना लग जाए। वो एकदम से नंदिनी की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कबीर नंदिनी के सिर को बड़े ही आराम से अपने कंधे पर रख दिया। फिर कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। कबीर नंदिनी को इतने पास से देखकर मुस्कुरा उठा। उसकी काली गहरी निगाहें नंदिनी के खूबसूरत चेहरे पर ही ठहर गए थे। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कबीर की नजरें एकदम से नंदिनी की होठों पर चले गए। नंदिनी के सॉफ्ट गुलाबी होठों को देख कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ गए। वो नंदिनी के चेहरे में पूरी तरह से खो गया। तभी नंदिनी के हाथ कबीर के सीने पर आकर लगे। नंदिनी नींद में ही कबीर को कसकर पकड़ ली थी। ये देखकर कबीर हैरान हो गया और इस बार उसके दिल की धड़कनें किसी एक्सप्रेस की तरह तेजी से दौड़ने लगे। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, उफ, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए कबीर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वो अभी कार में कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि कबीर इतना तो जान गया था कि अगर अभी वो कुछ करेगा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर कहीं उससे नंदिनी की नींद ना खराब हो जाए। इसलिए वो खुद के अंदर के डिजायर्स को कंट्रोल करने लगा। पर वो जितना खुद को कंट्रोल करता उतना ही उसके अंदर की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। कबीर जब खुद को रोक और नहीं पाया तो वो एकदम से नंदिनी के चेहरे की तरफ झुकते हुए नंदिनी के गाल पर अपने एक हाथ रख उसके फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए बोला, जितना मुझे तड़पा रही हो ना तुम बीवी, इन सब का मैं बदला नहीं लिया तो मेरा नाम कबीर रानावत नहीं। ये कहते हुए कबीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।